आरएल एक छोटा लड़का है जो एक ऐसी दुनिया में रहता है जहाँ हर इंसान को भगवान के द्वारा एक ब्लेसिंग मिलती है, जो कि है एक क्लास। ये क्लास तय करती है कि आगे जाके वो क्या बनेंगे, और जब कोई 10 साल का होता है तब उससे अपनी क्लास मिलती है। आज आरएल के लिए वही बड़ा दिन है, क्योंकि आज वो 10 साल का होने वाला है और उसे अपनी क्लास मिलने वाली है। उसके माँ बाप और बहन सब बहुत एक्साइटेड है, सोच रहे हैं कि आरएल को कौन सी जबरदस्त क्लास मिलेगी। पर आरएल खुद इस पूरे सिस्टम में उतना इंटरेस्टेड नहीं लगता। नाश्ता करने के बाद सब मिलकर मंदिर की तरफ चलते हैं, जहाँ एक प्रीस्ट एक स्टैचू के पास खड़ा है। वो हर बच्चे को उनकी क्लास बताता जा रहा है। कुछ ब्लैकस्मिथ बन रहे हैं और कुछ शेफ। आरएल की बहन कहते हैं कि तुम्हारी क्लास तुम्हारे माँ बाप की क्लास पर भी डिपेंड करते हैं, तो तुम्हें जरूर कोई बेहतरीन क्लास मिलेगी। जब आरएल का नंबर आता है वो प्रीस्ट के पास जाता है। सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि इस लड़के को कौन सी लेजेंडरी क्लास मिलेगी, क्योंकि उसकी माँ एक स्वॉर्ड सेंट है और उसके फादर एक आर्कमेज। प्रीस्ट भी एक्साइटेड होता है, लेकिन जैसे ही वो आरएल के माथे पर हाथ रखता है कुछ नहीं होता। वो हैरान रह जाता है, फिर उदास होकर आरएल को देखता है और कहता है, देखो बच्चे, निराश मत होना, बट तुम बिना क्लास के पैदा हुए हो। कुछ दिन बीत जाता है और आरएल के माँ बाप उसका मन भराने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि उसे काम की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा उनके साथ रह सकता है। लेकिन आरएल अपने फ्यूचर को लेकर टेंशन में नहीं है। वो अपने परिवार से कहता है कि वो उदास नहीं है, क्योंकि बचपन से ही वो तलवार चलाने की प्रैक्टिस कर रहा है। उसने दिन रात अपनी स्किल्स को बेहतर किया है। हाँ, अगर उसे स्वर्ड्समैन स्किल मिल जाती तो आगे बढ़ना आसान होता, लेकिन बिना उसके भी वो अपनी मेहनत और अपने माँ की ओवरपावर ट्रेनिंग के दम पर दुनिया में अपना नाम बना सकता है। उसका परिवार ये सुनकर राहत महसूस करता है, जबकि आरएल थोड़ा अकेले समय बिताने के लिए निकलता है। तभी उसे ट्रेनिंग ग्राउंड से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वहाँ वो देखता है कि दो लड़के एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनकी टेक्निक कमजोर लगती है, लेकिन उन्हें स्वर्ड्समैन क्लास मिलने की वजह से वो फिर भी काफी अच्छे वॉरियर बन गए हैं। वो दोनों आरएल को देखकर पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरएल कहता है कि मैं भी प्रैक्टिस करने आया हूँ। ये सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि एक बिना क्लास वाला लड़का कभी एक असली स्वर्ड्समैन के साथ फाइट नहीं कर सकता। फिर वो अपने स्किल्स दिखाने लगते हैं, एक दूसरे पर तलवार चलाते हुए। लेकिन आरएल उनसे इम्प्रेस नहीं होता और कहता है, क्या तुम लोग मेरे साथ ट्रेनिंग करना चाहोगे? दोनों लड़कों को लगता है कि आरएल मजाक कर रहा है, पर फिर भी वो एक मैच के लिए हाँ कर देते हैं। मैच शुरू होने से पहले एक लड़का आरएल से पूछता है कि क्या उसके पास डिवाइन प्रोटेक्शन है। क्लासेस के अलावा हर इंसान को पैदा होने के साथ ही एक डिवाइन प्रोटेक्शन मिलता है, एक तरह का बैरियर जो उन्हें चोट लगने से बचाता है। लेकिन ये प्रोटेक्शन खत्म भी हो सकता है या किसी बहुत पावरफुल इंसान के द्वारा तोड़ा भी जा सकता है। आरएल सर हिलाकर कहता है कि हाँ, उसके पास प्रोटेक्शन है, जिसका मतलब है कि अब वो लड़का पूरी शिद्दत से लड़ सकता है, बिना इस डर के कि उसके हमले से वो मर सकता है। लेकिन आरएल कहता है कि उसे ऐसे नूब बच्चों को हराने के लिए डिवाइन प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो लड़का गुस्सा हो जाता है और तलवार लेके आरएल पर हमला करता है। आरएल आसानी से उसका अटैक रोक लेता है, जिससे वो लड़का शॉक हो जाता है और लगातार तलवार चलाने लगता है। पर आरएल हर एक अटैक को ब्लॉक और डिफ्लेक्ट कर देता है। जब वो लड़का परेशान होने लगता है, उसका दोस्त भी पीछे से आकर आरएल पर हमला करता है, पर आरएल तेज है, वो तुरंत रास्ते से हट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसके माँ के मुकाबले ये दोनों कुछ भी नहीं है, तो अगर ये दोनों मिलकर लड़े तो शायद ज्यादा मजा आए। ये सोचकर वो दोनों पर दौड़ पड़ता है और एक लड़के को सिर्फ तलवार के हैंडल से ठोककर बेहोश कर देता है। दूसरा लड़का अपने दोस्त पर गिर जाता है और बैलेंस खो देता है, जिससे वो भी नीचे गिर जाता है। दोनों रोते हुए चिल्लाते हैं कि ये मैच अनफेयर था, बिल्कुल हारने वाले बच्चों की तरह। तभी एक लाल बालों वाला लड़का ट्रेनिंग ग्राउंड में घुसता है और दोनों से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, अगर ये असली लड़ाई होती तो तुम दोनों अब तक मर चुके होते। आरएल उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन वो लाल बालों वाला लड़का उसे जानता है। वो सीधा आरएल के पास जाता है और उसे एक डुएल के लिए चैलेंज करता है। वो कहता है कि आरएल ने इन दोनों पागलों को सिर्फ इसलिए हरा दिया क्योंकि उसे अपनी माँ स्वॉर्ड सेंट से कुछ खास एबिलिटी मिली है, लेकिन क्योंकि वो एक बिना क्लास का लूजर है, वो कभी भी एक ट्रेंड और क्लास वाले लड़के के सामने नहीं टिक सकता। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं कैप्टन इवेंस का बेटा हूँ, जो विलेज गार्ड्स का लीडर है। आरएल को तुरंत याद आता है कैप्टन इवेंस के बारे में, जब वो उसकी माँ से मदद मांगने आया था। लेकिन ये लड़का उस आदमी से बिल्कुल अलग लगता है। लाल बालों वाला लड़का शिकायत करता है कि सब लोग हमेशा एरल के माँ को ही सबसे पावरफुल मानते हैं, जबकि उसका फादर भी एक बढ़िया स्वर्ड्समैन है। अब वो सबको दिखाएगा कि उनका परिवार बेहतर है एरल को हराकर। दोनों अपनी पोजीशंस लेते हैं और मैच शुरू होता है। लाल बालों वाला लड़का तुरंत अटैक करता है, पहले ही मूव में जीतने की कोशिश करता है। लेकिन आरएल, जो अपनी माँ के साथ हमेशा प्रैक्टिस करता आया है, उसका डिफेंस काफी स्ट्रॉन्ग है। दोनों की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो ट्रेनिंग ग्राउंड में इधर उधर घूम रहे हैं और पहले कि वो दोनों लड़के जमीन पर पड़े हुए हैरान होकर उन्हें देख रहे होते हैं। आरएल महसूस करता है कि लाल बालों वाला लड़का उन दोनों पागलों से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर वो गुस्से में लड़ रहा है, जिस वजह से उसके अटैक्स थोड़े स्लो
स्लो हो रहे हैं। आरएल एक ओपनिंग ढूंढता है और अटैक करने जाता है, लेकिन वो लड़का रेडी है। वो अपना स्पेशल मूव एरियल स्लैश यूज करता है। आरएल एक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन दूसरा उसके सीने पर लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। आरएल हैरान होकर पूछता है कि ये कौन सा ट्रिक था, पर लाल बालों वाला लड़का कहता है कि ये एक स्किल है जो तुम जैसे बिना क्लास वाले लोग कभी नहीं सीख सकते। उस हार के कुछ दिन बाद आरएल के अंदर एक नई आग जलती है। आरएल अपनी तलवार के साथ जंगल के अंदर जाता है और एक पुतले पर अकेला ही प्रैक्टिस करना शुरू करता है। कई बार कोशिश करने के बाद आखिर वो उस ट्विन स्लैश अटैक को कर लेता है जिसने उसे पिछली बार हरा दिया था। लेकिन जैसे ही वो खुश होने वाला होता है, एक गॉब्लिन झाड़ियों से कूदकर उस पर हमला कर देता है, पर वो आरएल के सामने कुछ भी नहीं था। आरएल तुरंत मुड़कर अपनी ट्विन स्लैश टेक्निक छोड़ता है जो गॉब्लिन को सीधा जमीन पर गिरा देती है। अपनी नई सीखी हुई टेक्निक देखकर वो काफी एक्साइटेड होता है। तभी जंगल के अंदर से एक जोर का दहाड़ निकलती है जिससे आरएल की रूह कांप जाती है। वो तुरंत गांव वापस जाकर गार्ड्स को बताने का फैसला करता है, लेकिन तभी उसे एक लड़की की चीख सुनाई देती है। ये सुनकर वो रुक जाता है, समझ आता है कि कोई मुश्किल में है और गार्ड्स के आने तक शायद देर हो जाएगी। इसीलिए वो खुद जंगल के अंदर जाने का फैसला करता है। कुछ देर चुपचाप चलने के बाद वो एक जख्मी लड़की को देखता है और वो कोई और नहीं बल्कि वही लाल बालों वाला लड़का था जिसने ट्रेनिंग में उसे हराया था। लड़का पूरी तरह से घायल था, पूरे शरीर से खून बह रहा था और वो अपनी तलवार एक बड़ी दुश्मन की तरह उठाए हुए था एक बड़ी से हॉबगॉब्लिन के सामने। आरएल ने कभी अपने आँखों से ऐसा हॉबगॉब्लिन नहीं देखा था क्योंकि वो कभी गांव के पास नहीं आते। उसके दिमाग में आता है कि क्या उसे मदद लेने भागना चाहिए क्योंकि शायद वो इतना पावरफुल नहीं है कि इस मॉन्स्टर को हरा सके। लेकिन फिर उसे समझ आता है कि अगर वो चला गया तो लाल बालों वाला लड़का जरूर मर जाएगा। आखिर आरएल अपना फैसला लेता है। वो हॉबगॉब्लिन के पीछे से छुपके से आता है और जैसे वो मॉन्स्टर उस लड़के पर हमला करने वाला होता है, आरएल अपने पावरफुल ट्विन स्ट्राइक छोड़ता है जो सीधा गॉब्लिन को काट कर गिरा देते हैं। हॉबगॉब्लिन जमीन पर गिर जाता है मरा हुआ, पर लाल बालों वाला लड़का हैरान रह जाता है। उसके लिए ये सिर्फ इसीलिए हैरान कर देने वाला नहीं था कि मॉन्स्टर मर गया, बल्कि इसलिए भी कि एडल ने वो अटैक कर दिखाया जो उसने खुद सालों की ट्रेनिंग और अपना क्लास मिलने के बाद सीखा था। आरएल उसे थोड़ा होली वाटर देता है ताकि उसकी रिकवरी हो सके। तुरंत बाद लड़का पूछता है कि तुमने ये कैसे किया। आरएल कहता है कि इसका क्लास से कोई लेना देना था ही नहीं। कोई भी इंसान जिसके पास स्किल, स्पीड और पावर हो वो इस अटैक को कर सकता है। वो समझाता है कि जब उसे ट्विन स्लैश से हराया गया था तब उसने उसे ध्यान से एनालाइज किया और बार बार प्रैक्टिस किया ताकि वो उसके बेसिक समझ सके। अब वो उस अटैक को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता है। लेकिन लाल बालों वाला लड़का अब भी यकीन नहीं करता और आरएल को दोबारा मैच के लिए चैलेंज करता है। आरएल खुशी से चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और एक साथ अपनी एबिलिटीज यूज करते हैं। लड़के के लिए ये हैरान कर देने वाली बात होती है जब आरएल सिर्फ उसका अटैक ब्लॉक नहीं करता बल्कि एक तीसरा स्लैश भी जोड़ देता है जो सीधा उस लड़के को लगकर उसे जमीन पर गिरा देता है। कैप्टन का बेटा गुस्से से भर जाता है, पर आरएल समझाता है, देखो ब्रो, मैं किसी स्किल से बंधा नहीं हूँ जिसमें लिमिट हो। मेरा लिमिट सिर्फ मेरी पावर और मेरी स्किल है। अगर मैं कोशिश करूँ तो जितने चाहो उतने स्लैश ऐड कर सकता हूँ। लड़का फिर से उठता है और दोबारा एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है, लेकिन इस बार भी आरएल का तीसरा स्लैश और ज्यादा पावरफुल होता है जो उसे फिर से जमीन पर गिरा देता है। आरएल इस बार जीत हासिल करता है और वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद पूरे 5 साल बीत जाते हैं और अब आरएल फैसला करता है कि वो एक सफर पर निकलेगा, ब्रेज़गिया नाम के राज्य की तरफ जो अपने तलवारबाजी के लिए मशहूर है। उसकी माँ और कैप्टन इवांस दोनों ने अपनी ट्रेनिंग ब्रेज़गिया में ही ली थी और आरएल भी उनकी तरह सबसे बेहतरीन तलवारबाज बनना चाहता है। सफर के दौरान उसके साथ कुछ अजीब लोग होते हैं, 2 तलवारबाज और दोनों ही अपने अपने क्लास के एक्सपर्ट। एक आदमी के पास बारबेरियन क्लास होती है जबकि एक औरत अपने डुअल वेल्डिंग क्लास के लिए मशहूर है। दोनों ब्रेज़गिया जाकर अपनी स्किल्स को और बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती, हमेशा लड़ते रहते हैं। गाड़ी चलाने वाला उन्हें समझाता है कि सब लोग एक ही जगह जा रहे हैं, लेकिन वो आदमी ज्यादा ही बदतमीज है और उस औरत को अपमान करता है। कहता है कि उसे घर लौटकर अपना काम करना चाहिए, लेकिन उनके बीच बात और बढ़ सके उससे पहले ही वो ड्राइवर उन्हें चिल्लाकर कहता है कि अपनी तलवारें तैयार करो, आगे खतरा है। आरएल आराम से उठता है और देखता है कि एक पूरा ऑर्क का झुंड और उनका बड़ा लीडर उनके रास्ते को रोककर खड़ा है और लगता है कि वो किसी को भी जिंदा नहीं जाने देंगे। गाड़ी में बैठे 2 छोटे बच्चे घबरा जाते हैं और बारबेरियन आदमी से मदद मांगते हैं, लेकिन वो अपने नाम के बिल्कुल उल्टा एक डरपोक और खड़ूस निकलता है। कहता है कि वो किसी और के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालेगा और गाड़ी से कूदकर भाग जाता है। वो औरत भी उसके पीछे भाग जाते हैं, ये कहकर कि इस दुनिया में हर कोई अपने आप के लिए लड़ता है। ड्राइवर परेशान हो जाता है कि क्या वो अपने गाड़ी और इन लोगों के साथ इस झुंड से बचकर भाग सकता है, लेकिन उसके कुछ समझने से पहले ही आरएल बिना कुछ कहे गाड़ी से नीचे उतर जाता है और सीधा मॉन्स्टर्स की तरफ चल पड़ता है। ड्राइवर उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि अबे वो बच्चे, भाग जाओ इधर से, अपनी जान बचाओ।
जाओ, पर आरएल उसकी बात इग्नोर कर देता है और उस झुंड के ऊपर बिजली की तरह दौड़ता है। अपनी तलवार उस ऑर्क के सीने में घुसा देता है। ड्राइवर उसकी स्पीड और एक्यूरेसी देखकर हैरान रह जाता है। आरएल इंस्टेंट मूवमेंट जैसे टेक्निक यूज करता है, एक ऑर्क के सामने से गायब होता है और दूसरे के सामने आकर उसे मार देता है। लेकिन कुछ देर बाद वो चारों तरफ से ऑर्क से घिर जाता है, जिससे उसका दौड़ने का स्किल यूज करना मुश्किल हो जाता है। तभी ड्राइवर देखता है कि आरएल एक लीजेंडरी मूव का इस्तेमाल करता है, जहां वो अपने तलवार घुमाते हुए सभी ऑर्क को एक ही बार में काट देता है। ड्राइवर हैरान होता है क्योंकि ये स्किल सिर्फ स्वॉर्ड प्रिंसेस क्लास वाले तलवारबाजी इस्तेमाल कर सकती है, पर आरएल किसी पुरानी सोच से बंधा नहीं था। उसके लिए बस हर एक स्किल को मास्टर करना और मेहनत ही सब कुछ था। वो ऑर्क लीडर की तरफ दौड़ता है, उसके हमलों से बचता है और एक छलांग मारकर उसके सर के अंदर तलवार घुसा देता है, जिससे लीडर तुरंत मर जाता है। आरएल वापस गाड़ी के पास आता है और ड्राइवर से कहता है कि अब ब्रेस्किया की तरफ सफर जारी रखो। एक बच्चा उसे पूछता है कि आपका क्लास क्या है, तो आरएल शांति से कहता है कि मेरे पास कोई क्लास नहीं है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। आरएल को याद आता है कि 5 साल पहले जब उसने अपनी माँ को वो नया ट्विन ब्लेड स्किल दिखाया था, तो उसकी माँ को यकीन ही नहीं हुआ था। पर जब आरएल ने बताया कि वो किसी भी स्किल को देखकर उसको कॉपी करने की प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसकी माँ खुशी से फट गई और उसे वादा किया कि वो उसे स्वॉर्ड प्रिंसेस क्लास के सभी स्किल्स सिखाएगी। अब हम देखते हैं कि आरएल को ड्राइवर जगाता है और बताता है कि वो ब्रेस्किया पहुंच गया है। आरएल गाड़ी से नीचे उतरता है और देखता है कि पूरा शहर लोगों से भरा हुआ है, सबके कमर पर तलवारें लटकी हुई है। आरएल ड्राइवर की तरफ मुड़कर पूछता है, क्या आप एक एडवांस लेवल की स्वॉर्ड्समैन है? शुरू में ड्राइवर कहता है कि वो सिर्फ गाड़ी चलाता है, लेकिन आरएल को तुरंत समझ आ जाता है कि ऐसे ही कोई आम आदमी उसके मूव्स पहली बार देखकर समझ नहीं सकता। तब ड्राइवर मानता है कि वो होली नाइट्स क्लास से है, एक काफी अच्छा क्लास, लेकिन कहता है कि वो हर रोज इन लड़ाई झगड़ों से बोर हो जाता है, इसलिए कभी कभी वो नॉर्मल ड्राइवर बनकर शांति से जीवन जीना पसंद करता है। होली नाइट समझ जाता है कि ये शायद आरएल का पहली बार है इस शहर में। वो उसे कहता है कि सबसे पहले उसे गिल्ड ज्वाइन करना होगा, क्योंकि बिना गिल्ड के वो कोई भी टूर्नामेंट में भाग नहीं ले सकता। और ब्रेस्किया में टूर्नामेंट जीतना है एक स्वॉर्ड्समैन की पहचान होती है, इसी से उन्हें इज्जत और पैसा दोनों मिलता है। आरएल कहता है कि उसे पैसों की परवाह नहीं है, उसका मकसद सिर्फ इतना है कि वो यहाँ के सबसे शक्तिशाली तलवारबाज से लड़ सके। ड्राइवर उसे चेतावनी देता है कि इन बड़े गिल्ड से दूर रहे, कुछ गिल्ड्स बहुत खतरनाक होते हैं और अपने मेंबर्स का पूरा फायदा उठाते हैं। ये कहकर ड्राइवर वापस मुड़ जाता है, जबकि आरएल शहर के अंदर बढ़ता है। वहाँ अलग अलग लोग अपने गिल्ड्स का एडवर्टाइजमेंट कर रहे होता है, नए लोगों को बुलाने की कोशिश में, और तलवारबाज अपने पसंद के गिल्ड ज्वाइन करने के लिए लाइन में खड़े हैं। रास्ते में आरएल एक छोटी लड़की से टकरा जाता है, जो तुरंत उसे चिपक जाते हैं और कहते हैं कि वो एक मशहूर गिल्ड की सदस्य है और चाहते हैं कि आरएल भी उनके साथ जुड़े। आरएल तुरंत समझ जाता है कि लड़की थोड़ी ज्यादा डेस्परेट है, इसलिए वो मना कर देता है, लेकिन लड़की उसे छोड़ती नहीं, बार बार पीछे पड़ती रहती है और गिल्ड ज्वाइन करने के लिए मजबूर करती है। पर आरएल अपने फैसले पर टिका रहता है और पूछता है कि यहाँ सबसे शक्तिशाली गिल्ड कौन सी है। लड़की थोड़ी उदास होकर जवाब देती है कि शैडो ब्लेड गिल्ड अभी के समय में सबसे ताकतवर है, जिसमें 8 अलग अलग क्लास के स्वॉर्ड्समैन हैं। आरएल उसे उस गिल्ड का रास्ता पूछता है और बिना देर किए सीधा शैडो ब्लेड गिल्ड की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ पहुँचते ही गार्ड उसे रोकता है और कहता है कि टेस्ट देने के लिए रिसेप्शनिस्ट से कांटेक्ट करे। रिसेप्शन में आरएल एक लंबी लाइन देखता है, नए स्वॉर्ड्समैन अपनी किस्मत आजमाने के लिए खड़े हैं। आरएल भी उन्हें देखकर एक्साइटेड होता है, सोचता है कि कैसी जबरदस्त लड़ाइयाँ उसका इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन जब उसकी बारी आते हैं तो रिसेप्शनिस्ट उसका मजाक उड़ाता है और कहता है एक बिना क्लास वाला आदमी शैडो ब्लेड गिल्ड के टेस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, सिर्फ एडवांस स्वॉर्ड्समैन क्लास वाले ही यहाँ टेस्ट दे सकते हैं। आरएल कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मैं उनका टेस्ट जरूर पास कर सकता हूँ, आप एक बार मौका दे दीजिए। लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे रजिस्टर करने से इनकार कर देता है। निराश होकर आरएल वापस मुड़ता है, तभी उसकी नजर गिल्ड के 3 स्वॉर्ड्समैन पर पड़ते हैं, जो हॉल में एंटर करते ही लोगों के लिए किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं लगते। वो ड्रामा या शोर शराबे पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सीधा दूसरे गिल्ड्स की तरफ बढ़ता है। लेकिन एक के बाद एक सभी गिल्ड्स उसे रिजेक्ट कर देते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसके पास कोई क्लास नहीं है। थक कर वो वापस शहर में आता है और अपनी माँ का दिया हुआ लेटर निकालता है, जिसमें उसने लिखा होता है कि उसके पुराने गिल्ड के लोग उसे जरूर मदद करेंगे। वो सोचता है कि क्या उसकी माँ जानती थी कि उसे इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। पर लेटर पढ़ने से पहले ही वो छोटी लड़की फिर से उसके पास आ जाती है और कहते हैं कि उनका गिल्ड अब भी उसे लेने को रेडी है। आरएल फिर से मना कर देता है। लड़की लिटरली उसे गिल्ड ज्वाइन करने के लिए भीख मांगती है, कहते हैं कि प्लीज भाई मेरे पे दया खा के ज्वाइन कर लो यार, और एक खूबसूरत गिल्ड की तरह इशारा करते हैं, कहते हैं कि यही उनका गिल्ड है। आरएल थोड़ा हैरान होता है तो लड़की बताती है कि उनका गिल्ड ड्रैगन फैंग एक समय में पूरे किंगडम का सबसे बेस्ट था, लेकिन अब वो बिल्कुल नीचे गिर गया है और इसीलिए वो चाहते हैं कि उस गिल्ड को दोबारा उसकी पुरानी शान
तक ले जाए। ड्रैगन फैंग नाम सुनकर आरएल के दिमाग में एक ख्याल आता है। उसे याद आता है कि उसकी माँ ने एक बार बताया था कि उसके गिल्ड का लीडर 2 तलवारों से लड़ने वाला स्वॉर्ड्समैन था, जिसके स्पेशल मूव के नाम पर उसने गिल्ड का नाम ड्रैगन फैंग रखा था। आरएल तुरंत लेटर निकालता है और उसमें नाम देखता है और पता चलता है कि वही गिल्ड है जिसके बारे में उसके माँ ने बताया था। इसलिए वो लड़की के साथ चलने का फैसला करता है, जो इस बात से बहुत खुश होते हैं। जैसे वो दोनों अंदर जाते हैं, आरएल एक पुराने शराबी आदमी को देखता है जो सिर्फ एक हाथ के साथ सोफे पर पड़ा है। आदमी उसे कहता है कि कहीं और चला जाए क्योंकि ये गिल्ड अब बर्बाद हो चुकी है, और वो चल पड़ता है। लड़की बताती है कि वो असल में उसका फादर है, जो एक समय में शहर का दूसरा सबसे बढ़िया स्वॉर्ड्समैन था, लेकिन हाथ खोने के बाद कभी पहले जैसा नहीं रहा। आरएल उसकी बात सुनकर कहता है कि वो फिर भी गिल्ड ज्वाइन करना चाहता है। इस बात से लड़की बहुत खुश हो जाती है और तुरंत एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म लाती है, जिसे एरल पढ़कर उसे दे देता है। वो पढ़ती है और पूछती है, ये तुमने क्लास वाले कॉलम को खाली क्यों रखा? तब एरल कहता है क्योंकि मेरे पास कोई क्लास नहीं है। ये सुनते ही लड़की गुस्से में आ जाते हैं, अपनी तलवार निकाल कर कहते हैं, अबे मुझे लगा था तुम कोई एडवांस क्लास स्वॉर्ड्समैन हो जो इतना नखरे दिखा रहा था। लेकिन उसे कुछ और कहने से पहले ही दरवाजा खुलता है और एक लाल बालों वाली खूबसूरत लड़की जिसका नाम राइनर है कमरे में आती है। वो ब्लॉन्ड लड़के तुरंत उसके पास दौड़ कर जाते हैं और रोते हुए कहते हैं, राइनर देखो ना, इस बिना क्लास वाले लड़के ने मुझे धोखा देकर गिल्ड में ज्वाइन कर लिया। ये सुनकर राइनर तुरंत आरएल की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं तुम्हें यहाँ देखूंगी। आरएल हैरान हो जाता है और पूछता है कि वो उसे कैसे जानते हैं। राइनर थोड़े कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं कि वो दोनों एक ही गाँव के तो है और साथ में ट्रेनिंग भी करते थे। पहले तो आरएल को कुछ याद नहीं आता, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि लाल वालों वाला लड़का जिससे उसने बचपन में कई बार लड़ाई की थी, असल में लड़का नहीं बल्कि लड़की थी। ब्लॉन्ड लड़की लिलिया भी ये कहानी जानते हैं और राइनर से पूछती है, अच्छा क्या ये वही बिना ग्लास वाला लड़का है जिसने तुम्हें बचपन में हरा दिया था? अरे मुझे तो लगता था कि ये बस एक कहानी है। राइनर अब भी उस हार को भूली नहीं है और तुरंत आरएल को एक मैच के लिए चैलेंज कर देती है। लड़ाई शुरू होती है और राइनर तुरंत अपने ट्विन स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे आरएल सोचता है कि वो काउंटर कर लेगा, लेकिन वो हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि राइनर के स्लैशेस उसके अटैक को तोड़कर सीधा उसके सीने पर लगते हैं। आरएल हैरान होता है, तब राइनर बताते हैं कि उसके पास पावर स्वॉर्ड्समैन क्लास है, इसीलिए वो ऐसी तलवार चला सकती है जो नॉर्मल तलवार से 5 गुना भारी है। इसका मतलब हर स्ट्राइक में उसके पास 5 गुना ज्यादा ताकत होती है। आरएल इम्प्रेस्ड होता है कि इतनी भारी तलवार होने के बाद भी उसने अपनी स्पीड बरकरार रखी, लेकिन वो सोचता है कि उसके स्पीड के सामने राइनर की स्पीड कुछ भी नहीं है। अगली बार जब राइनर अटैक करती है, आरएल अपना परछाई बना लेता है जो राइनर को कंफ्यूज कर देते हैं, और उस समय आरएल उसके पीछे आकर उसके पीठ पर वार करता है। राइनर परेशान होते हैं और फिर से कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट वही रहता है। वो यकीन नहीं कर पाते कि आरएल एक ऐसा टेक्निक यूज कर रहा है जो सिर्फ सबसे एडवांस लेवल के स्वॉर्ड्समैन यूज कर सकते हैं। आरएल समझ आता है कि राइनर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि नॉर्मल अटैक से उसे गिराना मुश्किल होगा। राइनर भी ये बात जानते हैं और अपने भारी हमलों से ये लड़ाई खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरएल अपनी माँ का सिखाया हुआ एक जबरदस्त काउंटर मूव लगाता है, जिससे राइनर घुटनों पर गिर जाते हैं और फाइट वही खत्म हो जाते हैं। इसके बाद लिलिया का एटीट्यूड पूरी तरह बदल जाते हैं। वो आरएल का दोबारा स्वागत करते हैं अपने गिल्ड में और बताते हैं कि उनके गिल्ड फिलहाल एक भारी कर्ज में डूबी हुई है। इस कर्जे से निकलने के लिए उन्हें एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेना होगा, जहां उन्हें 3 लोगों की टीम के रूप में लड़ना पड़ेगा, जबकि दूसरे गिल्ड्स 5 मेंबर्स के साथ लड़ेंगे। आरएल को यह सुनकर कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि वो तो खुश होता है और कहता है कि उसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ने का मौका मिलेगा, जिससे वो अपने स्किल्स को और बेहतर कर सकेगा। आरएल अगली सुबह उठता है और उसे याद आता है कि अब वो अपनी माँ के पुराने गिल्ड का हिस्सा है। वो नीचे हॉल में जाता है और देखता है कि राइनर और लिलिया कॉमन रूम में बैठे हुए हैं। लिलिया उसका स्वागत करती है, लेकिन राइनर एक शब्द भी नहीं बोलती। इससे आरएल समझ आता है कि राइनर अब भी उसे नाराज है, क्योंकि कल वो उसे डुएल में बुरी तरह हार गई थी। लिलिया बताती है कि वो लोग इस हफ्ते होने वाले गिल्ड टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे, क्योंकि उनके पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरे हैं। आरएल को टूर्नामेंट के रूल्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता, तो लिलिया उसे डिटेल में समझाती है। वो बताती है कि टूर्नामेंट एक 1 वर्सेस 1 मैच होता है और फाइट के बाद जिस गिल्ड के मेंबर्स खत्म हो जाते हैं वो गिल्ड हार जाते हैं। हर टीम में मैक्सिमम 5 लोग हो सकते हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ 3 मेंबर्स है, तो उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। राइनर को लगता है कि उनके जीतने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन लिलिया उसे तसल्ली देती है कि उनका सामना किसी ए रैंक स्वॉर्ड्समैन से होने की संभावना बहुत कम है। आरएल को ये रैंक वगैरह समझ नहीं आता, तो लिलिया समझाती है कि स्वॉर्ड्समैन डी से लेकर ए रैंक तक होता है और सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन ए रैंक के होता है। वो बताती है कि ब्रेस्किया में लगभग 500 स्वॉर्ड्समैन हैं, जिनमें से सिर्फ 20 ही ए रैंक के हैं। लिलिया ये भी बताती है कि वो खुद और राइनर दोनों बी रैंक स्वॉर्ड्समैन हैं और उसे लगता है कि आरएल भी बी रैंक का होगा, क्योंकि उसने राइनर को उनके डुएल में हरा दिया था। लिलिया
पूरी तरह यकीन से कहते हैं कि अगर उनका सामना किसी ए रैंक से नहीं होता तो वो टूर्नामेंट में जरूर आगे बढ़ेंगे। फिर वो फैसला करते हैं कि एरिना जाकर टूर्नामेंट के पोस्टर्स दिखाते हैं ताकि उसे पता चले कि उनका पहला मुकाबला किस गिल्ड से है। राइनर कॉमन रूम से निकलने लगते हैं, लेकिन आरएल पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। राइनर बताती है कि वो ट्रेनिंग करने जा रही है। आरएल क्यूरियस होता है और सोचता है कि राइनर के पास पावर सोर्समैन होने के अलावा और क्या स्किल्स है। राइनर बताते हैं कि उसके पास गट स्किल है जिससे उसका डिवाइन प्रोटेक्शन आर्म सोर्समैन के मुकाबले ज्यादा देर तक रहता है। आरएल को ये स्किल बहुत पसंद आती है और वो इसे सीखना चाहता है। वो राइनर के पास जाकर प्यार से उसे कहता है कि वो अपनी शॉर्ट को बिना कवर से निकाले उसे मार दे। राइनर मना करते हैं क्योंकि वो उस पर कोई एहसान नहीं करना चाहते, लेकिन आरएल रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि ऐसे उनके बीच एक अच्छा रिश्ता बन जाएगा। राइनर उसके इरादे को गलत समझ लेते हैं तो आरएल समझाता है कि वो उसकी गट स्किल को सीखना चाहता है। मतलब जब उसका डिवाइन प्रोटेक्शन बंद हो तो राइनर बार बार उसे स्वॉर्ड से मारकर उसकी बॉडी को और मजबूत बनाए। राइनर उसे डांट कर कहते हैं कि वो कितना पागल है। स्किल्स भगवान का आशीर्वाद होता है जिसे इंसान अपनी मर्जी से नहीं चुन सकते। आरएल उसे याद दिलाता है कि उसने ट्विन ब्लेड स्ट्राइक और शैडो स्किल बिना किसी क्लास के खुद सीख लिए थे। राइनर अभी यकीन नहीं करते तो दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड पर चले जाते हैं। वहाँ आरएल राइनर की भारी तलवार बिना कोई दिक्कत के उठा लेता है, जिसे देखकर राइनर हैरान हो जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि बिना ब्रूट फोर्स स्किल के भी आरएल उसकी तलवार को इतने आसानी से चला रहा है। तब आरएल बताता है कि उसके पास उससे ज्यादा ताकत है क्योंकि उसने अपनी दूसरे स्किल सीखने के दौरान ये ताकत खुद से हासिल की थी। आरएल उसे याद दिलाता है कि मेहनत से कोई भी टैलेंट को टक्कर दे सकता है। ये बात सुनकर राइनर मान जाते हैं और फैसला करते हैं कि वो आरएल को ट्रेनिंग में मदद करेगी, लेकिन वो उसे चेतावनी देती है कि ट्रेनिंग के दौरान वो बिल्कुल भी उस पर रहम नहीं करेगी। राइनर अपनी तलवार से आरएल को बार बार मारना शुरू करती है। तभी लिलिया घबरा कर भागते हुए ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाते हैं। वो बताते हैं कि उनका पहला मैच ब्लैक ब्लेड गिल्ड के साथ फिक्स हो गया है, जो इस समय शहर का सबसे पावरफुल गिल्ड है, जिसमें 8 ए रैंक स्वॉर्ड्समैन हैं। लिलिया को पूरा यकीन है कि उनका गिल्ड मास्टर अपने सबसे ताकतवर मेंबर्स को उनके खिलाफ भेजेगा, लेकिन अगर वो टीम के रूप में लड़े तो जीतने के चांसेस है। तभी उसकी नजर आरएल पर पड़ती है, जो पूरा थका और मार खाया हुआ लग रहा होता है। लिलिया तुरंत समझ जाते हैं कि दोनों के बीच लड़ाई हो गई है, लेकिन राइनर समझाते हैं कि वो लोग स्पेशल ट्रेनिंग कर रहे थे। लिलिया उसकी बात पर यकीन नहीं करती और कहते हैं कि लगता है राइनर सिर्फ अपनी भड़ास निकाल रहे थे। इतने में आरएल उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि उसे भूख लगी है, इसीलिए वो लंच के लिए जा रहा है। कुछ दिनों बाद गिल्ड कंपटीशन का दिन आ जाता है और तीनों आरएल, राइनर और लिलिया एरिना पहुंचते हैं। आरएल वहाँ के तलवारबाजों से ज्यादा इम्प्रेस नहीं होता जो कंपटीशन में भाग लेने के लिए लाइन में लगे होते हैं। लिलिया कुछ लोगों को सुन लेती है जो कह रहे होते हैं कि ब्लैक ब्लेड गिल्ड ही जीतेगा, और ये सुनकर वो गुस्सा हो जाते हैं। वो उनके पास जाकर उन्हें जवाब देना चाहते हैं, लेकिन राइनर उसे रोक लेते हैं। आरएल हैरान होता है जब उसे पता चलता है कि लोग मैचेस पर बैट भी लगा सकते हैं। लिलिया बताते हैं कि उन पर कोई बैट नहीं लगा रहा, मतलब सबको लगता है कि उनका गिल्ड हार जाएगा, लेकिन लिलिया इसे एक बड़ा मौका समझते हैं और एक्साइटेड होकर बताती है कि उसने बैंक से एक और उधार लिया है और गिल्ड को साइड में रखकर उनके जीतने पर पूरा पैसा बेट कर दिया है। राइनर इस प्लान से खुश नहीं होते और कहते हैं कि अगर वो हार गए तो और भी बुरी हालत हो जाएगी। लिलिया कहते हैं कि अगर वो हारे तो वैसे भी बुरी हालत होने वाली है, तो बेहतर है कि हारने से पहले एक रिस्क ले ही लिया जाए। तभी ब्लैक ब्लेड गिल्ड का बॉस ग्योर्ग उनके पास आता है और लिलिया का मजाक उड़ाता है कि वो अपने फादर के गिल्ड को बचाने की बेकार कोशिश कर रहे हैं। ग्योर्ग पूछता है कि क्या ये सच है कि उसने एक बिना क्लास वाले स्वॉर्ड्समैन को अपने गिल्ड में रिक्रूट किया है। लिलिया सोचती है कि क्या वो सिर्फ उसका मजाक उड़ाने आया है, लेकिन ग्योर्ग कहता है कि वो असल में उन्हें छेड़ करने आया है क्योंकि उसे उनकी गिल्ड की हालत देखकर बुरा लगता है। वो बताता है कि उसने ही अपने पावर्स का इस्तेमाल करके ये पक्का किया कि उनका पहला मैच ब्लैक ब्लेड के साथ ही हो, ताकि लोगों के बीच वो पॉपुलर हो जाए और अगर वो किसी तरह से जीत जाए तो उन्हें अच्छा इनाम भी मिल सकता है। फिर ग्योर्ग उनके जीतने के बारे में सोचकर हंसने लगता है, लेकिन लिलिया कॉन्फिडेंट होकर कहते हैं कि वो जरूर जीतेंगे। ग्योर्ग मजाक में उसे गुड लक कहकर वहाँ से चला जाता है। आरएल और राइनर आसानी से समझ जाते हैं कि ग्योर्ग का ये दिखावा सिर्फ एक झूठ है। असल में वो उनकी गिल्ड को पहले ही राउंड में खत्म करना चाहता है। सभी लोग उनका ये जबरदस्त मैच देखने जाते हैं। होस्ट बताता है कि टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। पहला मैच ब्लैक ब्लेड और ड्रैगन फैंग के बीच होगा। आरएल, राइनर और लिलिया एरिना के बीच खड़े होता है। स्क्रीन पर ब्लैक ब्लेड के फाइटर्स के नाम दिखता है। आरएल नोटिस करता है कि ग्योर्ग का नाम लिस्ट में नहीं है, तो वो समझता है कि शायद वो उनके खिलाफ कमजोर टीम भेज रहे हैं। लेकिन राइनर समझाते हैं कि असल में ग्योर्ग गिल्ड के 5 सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन से एक नहीं है, इसीलिए ब्लैक ब्लेड ने अपने सबसे भयंकर प्लेयर्स भेजे हैं। आरएल लड़ाई शुरू करने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि वो चाहता है कि अपने ओपोनेंट से नए और इंटरेस्टिंग स्किल्स सीख सके। लिलिया उसे चेतावनी देते हैं कि वो मैच को मजाक में ना ले क्योंकि उनके गिल्ड का भविष्य इस पर डिपेंड करता है, लेकिन आरएल उसे
याद दिलाता है कि अभी वो उसे सलाह देने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि उसने बिना पूछे उनका सारा पैसा बेट कर दिया था। सिस्टर अनाउंस करती है कि पहला मैच गियो और आरएल के बीच होगा। ऑडियंस हैरान रह जाता है जब उन्हें पता चलता है कि आरएल एक बिना क्लास वाला स्पोर्ट्समैन है। सब लोग उसे मजाक समझ लेते हैं, जैसे उसने अपनी मौत को खुद बुला लिया हो। गियो बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे बुरा लगता है कि एक ए रैंक एडवेंचरर होने के बावजूद उसे एक बिना क्लास वाले इंसान से लड़ना पड़ रहा है। वो कहता है कि इससे अच्छा तो वो लड़कियों के साथ थोड़ा मजे करता, लेकिन मैच शुरू हो जाता है और वो तुरंत अटैक करता है। गियो ब्लिंक डैश यूज करके आरएल के पास पहुंचता है और अपनी तलवार उसके सीने की तरफ घुसा देता है। लिलिया चिल्लाकर कहते हैं कि आरएल को सावधान रहना चाहिए, लेकिन राइनर देखते हैं कि आरएल को कुछ नहीं हुआ। तभी आरएल की शैडो बिखर जाते हैं और गियो समझ जाता है कि वो शैडो स्किल यूज कर रहा है। गियो पीछे मुड़कर तलवार चलाता है, लेकिन पता चलता है कि वो भी एक शैडो ही थे। अब 3 आरएल उसके आसपास नजर आते हैं। गियो सोचता है कि इनमें से एक असली होगा, क्योंकि 3 शैडोज बनाना तो पॉसिबल नहीं है। वो असली आरएल को पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन तीनों उस पर एक साथ अटैक कर देते हैं। गियो मुश्किल से अपनी तलवार से उनके अटैक्स रोकता है, लेकिन तभी असली आरएल पीछे से आकर उस पर वार करता है। गियो को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ और वो बेहोश हो जाता है। आरएल बताता है कि उसने स्किल अपने मम्मी से सीखा है, जो एक साथ 5 शैडोज बना सकता है। सिस्टर आरएल को विनर घोषित करता है और सारे ऑडियंस जोर से चीयर करने लगता है। लोगों को यकीन नहीं होता कि एक बिना क्लास वाले स्पोर्ट्समैन ने इतनी आसानी से जीत हासिल कर ली। लिलिया और राइनर दोनों आरएल के परफॉर्मेंस से बहुत इम्प्रेस होते हैं, लेकिन आरएल कहता है कि उसका ध्यान अब सिर्फ ट्रेनिंग पर है, ताकि वो गियो के स्किल्स को कॉपी कर सके। वो अगले मैच का इंतजार करता है ताकि नए स्किल्स सीखने का मौका मिल सके। अगला पार्टिसिपेंट आता है और मैच शुरू होता है। स्पोर्ट्समैन आरएल पर हमला करता है, लेकिन आरएल आसानी से उसके सब अटैक्स ब्लॉक कर देता है। फिर वो अपना ट्विन डेथ स्ट्राइक यूज करके स्पोर्ट्समैन को तुरंत हरा देता है। फिर अगला पार्टिसिपेंट आता है और अपना सबसे पावरफुल टेक्निक लात मारने की कोशिश करता है। आरएल अपनी शैडो स्किल यूज करके पीछे पहुंचता है और एक ही हमले में उसे बेहोश कर देता है। लिलिया आरएल के लिए चेयर करते हैं कि वो ब्लैक ब्लेड के बचे हुए 2 मेंबर्स को भी हरा दे। राइनर उसे डांटती है कि वो सब जिम्मेदारी आरएल पर डाल रही है। लिलिया मान लेती है कि आरएल ही उनका एकलौता मेंबर है जो ए रैंक स्पोर्ट्समैन से टक्कर ले सकता है, इसलिए वो बस दूर से ही सपोर्ट दे रही है। अब अगला पार्टिसिपेंट एक शील्ड स्पोर्ट्समैन आता है और लड़ाई शुरू होती है। शील्ड आरएल पर चिल्लाता है कि उसने अपनी क्लास के बारे में झूठ बोला है, लेकिन आरएल शांत रहकर कहता है कि उसने कोई झूठ नहीं बोला। आरएल उस पर अटैक करता है, लेकिन उसके हमले से ज्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि शील्ड के पास हाई मैजिक प्रोटेक्शन होती है। आरएल फैसला करता है कि वो लगातार अटैक्स करके उसकी डिफेंस को कमजोर करेगा, लेकिन शील्ड उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसे शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तब आरएल कहता है कि उसने ये मौका अपनी मेहनत से कमाया है, लेकिन शील्ड उसका मजाक उड़ाता है और कहता है मेहनत कभी भी टैलेंट को हरा नहीं सकता। आरएल अपनी तलवार से एक नकली अटैक करता है उसको चकमा देने के लिए, और शील्ड तुरंत हमला करता है, लेकिन आरएल उसकी चाल समझ जाता है और उसके हाथ से शील्ड गिरा देता है। अब जब शील्ड के पास अपना बचाव नहीं है, तो आरएल को पूरा यकीन हो जाता है कि वो ये मैच जीत सकता है। वो वही लात मारने वाली टेक्निक का यूज करता है जो उसने पहले के स्पोर्ट्समैन से देखी थी। शील्ड कहता है कि उसने ये मूव पहले भी देखा है। आरएल कहता है कि वो किसी भी स्किल को एक बार देखकर सीख सकता है। फिर वो आगे बढ़कर उसका शील्ड उठाता है। आरएल का ये एटीट्यूड देखकर शील्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर हमला करता है, लेकिन आरएल उसके हमले को रोक लेता है। आरएल अपनी शैडो स्किल का यूज करके उस स्पोर्ट्समैन की ही टेक्निक को कॉपी करता है और उसे नीचे गिरा देता है। सिस्टर अनाउंस करती है कि आरएल जीत गया है, लेकिन ऑडियंस इस बार गुस्से में होता है। सब उसे फ्रॉड कहने लगता है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि एक बिना क्लास वाला स्पोर्ट्समैन कैसे 4 ए रैंक स्पोर्ट्समैन को इतनी आसानी से हरा सकता है। सिस्टर ऑडियंस को शांत करते हैं और बताते हैं कि टूर्नामेंट के एडमिनिस्ट्रेटर्स ने ऑर्डर दिया है कि आरएल की क्लास आईडी पब्लिक स्क्रीन पर दिखाई जाए, ताकि सब लोग खुद देख सके। सिस्टर आरएल से पूछते हैं कि क्या वो इस फैसले से ठीक है, और वो हाँ कहता है। सिस्टर एरिना के बड़े स्क्रीन पर उसका आईडी दिखाते हैं और अनाउंस करते हैं कि आरएल सही में एक बिना क्लास वाला स्पोर्ट्समैन है। ये देखकर ऑडियंस दोबारा आरएल के लिए शेयर करने लगते हैं। लिलिया राइनर पर चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि अगर उसे आरएल की असली ताकत के बारे में पता होता तो वो उनकी जीत पर और बड़ा लोन लेकर बैट लगाते। राइनर कहते हैं कि उसे खुद नहीं पता था कि आरएल इतनी दूर तक सिर्फ अपनी मेहनत से पहुंच जाएगा। लिलिया मजाक में कहते हैं कि अब वो उसके साथ शादी करेंगे, ताकि आरएल उसके साथ बंधा रहे, क्योंकि उसके लिए आरएल एक पैसे कमाने का मशीन बन सकता है। सिस्टर अनाउंस करते हैं कि आखिरी पार्टिसिपेंट है मासामुने, जो एक मास्टर समुराई है। वो एरिना पर आता है और आरएल तुरंत नोटिस करता है कि उसके हाथ में कटाना है, जबकि आमतौर पर सब लोग वो नॉर्मल तलवार यूज करते हैं। राइनर और लिलिया मासामुने को देखकर हैरान होती है, क्योंकि उन्होंने पहले कभी उसके बारे में नहीं सुना। उन्हें समझ आता है कि ये उनका सबसे बेस्ट प्लेयर है और वो दुआ करती है कि आरएल इसे भी हरा सके। सिस्टर मैच शुरू करते हैं और मासामुने अपने पोजीशन में आ जाता है। आरएल उसे देखकर ही
उसकी ताकत महसूस कर लेता है, इसलिए वो फैसला करता है कि थोड़ी दूरी बनाए रखे। मासामुने उसकी तारीफ करता है कि उसने उसके प्लान को समझ लिया, जो ये था कि उसे अपने पास लाकर अपने अल्टीमेट स्किल से हरा देना। आरएल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है और मासामुने हैरान होता है कि वो ऐसा पागलों जैसे हरकत क्यों कर रहा है जब उसे उसके प्लान का पता है। आरएल कहता है कि अगर वो मूव नहीं करेगा तो दोनों के बीच लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, सब कुछ रुक जाएगा। आरएल ये भी बताता है कि उसे मासामुने की अल्टीमेट स्किल के बारे में जानना है, लेकिन मासामुने उसे वार्न करता है कि उसकी ये क्यूरियोसिटी उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। आरएल उसके पास बढ़ता रहता है और सोचता है कि अब क्या करे। वो सोचता है अपनी शैडो इस्तेमाल करने के बारे में, लेकिन समझ जाता है कि मासामुने इतना एक्सपीरियंस है कि वो उस मूव को पहचान लेगा। आरएल फैसला करता है कि उसे मासामुने से भी तेज चलना होगा। वो मासामुने के अटैक रेंज में घुसता है और वो एकदम से हमला करता है, लेकिन आरएल गायब हो जाता है। मासामुने हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि आरएल ने अपने शैडो टेक्निक का तो यूज नहीं किया। इसका मतलब है कि वो उसके तलवार के हमले से भी ज्यादा तेज था। आरएल उसके पीछे नजर आता है और कहता है, तुम तेज हो, लेकिन मुझे एक ऐसे इंसान ने ट्रेन किया है जो तुमसे भी ज्यादा तेज था। फिर वो अपना पियर्सिंग टेम्पेस्ट मूव यूज करता है और मासामुने को हरा देता है। लिलिया हैरान हो जाती है देखकर कि आरएल ने स्वॉर्ड प्रिंसेस टेक्निक को मास्टर कर लिया है। सिस्टर अनाउंस करती है कि आरएल जीत गया है और वो स्टेज से निकल जाता है। लिलिया और राइनर उसकी जीत पर बधाई देते हैं, लेकिन यहाँ ग्योर्ग अपने बदले की प्लानिंग शुरू कर देता है। बाद में जब वो लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लिलिया आरएल को पटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बना कर देता है और कहता है कि उसे राइनर जैसी लड़की पसंद है। ये सुनकर राइनर शर्म से लाल हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे इन सब में मत घसीटो। आरएल पूछता है, क्यों, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे सच में तुम मेरी टाइप की हो। पर राइनर कहते हैं कि लोग उसे अक्सर लड़का समझ लेते हैं क्योंकि वो खूबसूरत नहीं है, लेकिन आरएल उसके बॉडी पर फोकस करता है और उसकी बात से सहमत नहीं होता। तब राइनर कहते हैं कि वैसे भी उसको खुद की खूबसूरती की चिंता करने का टाइम नहीं है, क्योंकि उसका सपना दुनिया का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन बनना है। राइनर की बात सुनकर लिलिया कहते हैं, अरे इस अधमरी लड़की को छोड़ो आरएल, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें जिंदगी का असली मजा दिलाऊंगी। लेकिन राइनर उसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने को कहते हैं। इस पर लिलिया कहते हैं, मैं तो सिर्फ मसाज देने की बात कर रही थी, तुम्हें क्या लगा? लेकिन आरएल कहता है कि वो मसाज भी राइनर से ही लेना पसंद करेगा। बाद में जब राइनर आरएल को पीट रहे होते हैं, तब रॉड आता है और पूछता है कि क्या वो कंपटीशन हारने के बाद एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। लिलिया बताती है कि उन्होंने ब्लैक ब्लेड को हरा दिया, लेकिन रॉड यकीन नहीं करता, सोचता है कि ब्लैक ब्लेड ने शायद बच्चों को लड़ने भेजा था। जब लिलिया बताती है कि आरएल ने अकेले ही एक ए रैंक स्वॉर्ड्समैन को हरा दिया, तो रॉड कहता है कि आरएल को जल्दी ही कोई और अच्छा गिल ले जाएगा। तब लिलिया कहती है कि वो आरएल से शादी कर लेगी ताकि ऐसा ना हो, लेकिन आरएल साफ कह देता है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। रॉड लिलिया से कहता है कि वो ये सब छोड़ दे, लेकिन आरएल बताता है कि लिलिया उसके जैसे एक हाथ वाले शराबी से तो बेहतर ही है, और रॉड से पूछता है कि वो कब तक ऐसे उदास रहकर अपनी स्किल्स बर्बाद करेगा। ये सुनकर रॉड गुस्सा हो जाता है, आरएल को पकड़ लेता है और कहता है कि वो एक डुअल स्वॉर्ड्समैन है और एक हाथ से कोई भी दो तलवार नहीं चला सकता, इसलिए उसके स्किल्स सब किसी काम के नहीं है। रॉड के जाने के बाद लिलिया आरएल का शुक्रिया करते हैं कि उसने रॉड को मोटिवेट किया, और राइनर कहते हैं कि रॉड को वापस काम पर लाने के लिए उसे हौसला देते रहना होगा। ये सुनकर आरएल कहता है कि वो रॉड से कुछ स्किल सीखना चाहता है। तब लिलिया सजेस्ट करती है कि वो शहर के नीचे वाले डंजन पे जाए जो ट्रैप्स और मॉन्स्टर से भरा हुआ है। ये सुनकर आरएल वहाँ जाना चाहता है और राइनर कहते हैं कि वो भी उसके साथ ट्रेनिंग के लिए जाएंगे ताकि स्वॉर्ड गॉड टूर्नामेंट के लिए तैयारी कर सके। क्यूरियस होकर आरएल पूछता है कि ये क्या है, तो राइनर बताती है कि उनके राज्य का सबसे बड़ा इवेंट है। पर हमें पता चलता है कि कोई उन्हें देख रहा होता है और जॉर्ज को रिपोर्ट करता है कि वो डंजन की तरफ जा रहे हैं। एक्साइटेड होकर जॉर्ज सोचता है कि डंजन के अंदर वो उन्हें खत्म कर देगा, जिससे लोग इसे बस एक बुरा हादसा समझेंगे। अगले दिन लिलिया आरएल पर प्रैंक करने की कोशिश करते हैं जब वो सो रहा होता है, लेकिन आरएल उसे पकड़ लेता है और उसे बिस्तर पर बांध देता है। उसके बाद वो राइनर के कमरे में जाता है और उसे सोता हुआ पाता है, जहाँ वो अपने फादर के बारे में बड़बड़ा रही होती है। वो उसका सर थपथपाता है और सोचता है कि काश वो उसका डैडी बन पाता। बाद में वो लोग डंजन पहुँचते हैं और देखते हैं कि बहुत लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। राइनर कहते हैं कि शायद बाकी लोग भी स्वॉर्ड गॉड टूर्नामेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं। डंजन के अंदर जाते ही उनका सामना कुछ मॉन्स्टर से होता है। उन्हें हराने के बाद आरएल देखता है कि लिलिया बस टाइम पास कर रही है। जब वो उसकी क्लास के बारे में पूछता है, लिलिया बताती है कि वो एक फेंसर है, लेकिन आरएल सोचता है कि वो किसी काम के नहीं है। थोड़ी देर बाद उन्हें एक घायल आदमी मिलता है जो मदद मांग रहा होता है। वो उससे पूछता है कि उसे चोट कैसे लगे। आदमी कहता है कि वो एक नए कमरे में गया था और वहाँ मॉन्स्टर ने उसे बुरी तरह मार दिया। राइनर सजेस्ट करते हैं कि उसे एग्जिट तक ले जाए, लेकिन वो आदमी कहता है कि उसके दोस्त अभी भी कमरे में है और उन्हें बचाने की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन लिलिया कहते हैं कि बिना पेमेंट के काम नहीं करना चाहिए, इसलिए वो डील करने को कहते हैं। आदमी उन्हें सिक्कों का एक बैग देता है और लिलिया खुशी से उसे ले लेती है। आरएल सोचता है कि ये सिचुएशन कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि उस आदमी पर बहुत ज्यादा खून लगा हुआ है। मतलब इतना ज्यादा खून बहने के बाद कोई आदमी चलना तो दूर बैठ भी नहीं सकेगा। लेकिन लिलिया पैसे देकर मदद
करने का फैसला करती है, इसीलिए वो उस आदमी के साथ कमरे तक जाता है। जब वो उस खुफिया कमरे में पहुंचता है तो वहाँ सिर्फ खून का निशान होता है और उसके दोस्तों का कोई पता नहीं होता। अचानक लिलिया एक ट्रैप एक्टिवेट कर देती है जो सबको अलग कमरे में टेलीपोर्ट कर देता है। आदमी सोचता है अबे मुझे क्यों टेलीपोर्ट कर दिया, मैं तो उन्हें फंसाने आया था। पर तभी एक हाई लेवल मॉन्स्टर सामने आता है और एक ही हमले से सबको लगभग खत्म कर देता है। लड़के ये देखकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि ये कौन से स्किल थे। आरएल कहता है कि डिवाइन स्लैश है जो सिर्फ स्वॉर्ड गॉड से इस्तेमाल कर सकते हैं। अचानक वो मॉन्स्टर फिर से हमला करता है और इस बार इतनी तेजी से कि आरएल दीवार से टकरा जाता है, लेकिन फिर भी आरएल बच जाता है उसके गट स्किल की वजह से। वो उस डीमन पर हमला करता है पर वो पीछे हट जाता है। तब आरएल कहता है कि अब वो खुद को टेस्ट करेगा और डिवाइन स्टेप स्किल का इस्तेमाल करके उसकी तरफ बढ़ता है। जब दोनों तलवार टकराते हैं वो डीमन एक स्किल यूज करता है जिसे सब लोग भारी महसूस करने लगता है और उनकी ताकत कम हो जाती है। लेकिन आरएल पर इसका कोई असर नहीं होता क्योंकि वो पहले भी फारा मतलब उसके माँ के साथ ऐसी ट्रेनिंग कर चुका है। फिर आरएल उसे एक सिक्के से डिस्ट्रैक्ट करता है और अपने इन्फिनिट ब्रेक हमले से उसे हरा देता है। लड़ाई के बाद आरएल होली वाटर पीता है ताकि खुद को हील कर सके। राइनर पूछते हैं कि उसे स्वॉर्ड गॉड स्किल्स के बारे में कैसे पता है। आरएल बताता है क्योंकि उसकी माँ एक स्वॉर्ड गॉड है, जिससे राइनर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि फिर वो स्वॉर्ड प्रिंसेस बनने का नाटक क्यों कर रही है। आरएल कहता है कि वो ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं खींचना चाहते। तभी एक टेलीपोर्टेशन सर्कल दिखाई देता है और जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं लिलिया उस आदमी को भी अपने साथ आने देती है। इसी बीच एक होटल में रॉड कुछ लोगों को बातें करता सुनता है जो कह रहे होते हैं कि वो ड्रैगन फैंग गिल्ड के मेंबर्स को फंसा कर पैसा कमा सकता है। ये सुनकर रॉड उनकी टेबल तोड़ देता है और पूछता है कि उन्होंने उसकी बेटी के साथ क्या किया। तब जॉर्ज वहाँ आता है और बताता है कि उसके गिल्ड मेंबर्स ने लिलिया और उसके साथियों को डंजन के खतरनाक कमरे में जाते देखा था। रॉड बहुत गुस्सा हो जाता है कि उसने अपने हाथ तो खो दिए पर अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता। तभी उसे लिलिया की आवाज सुनाई देती है और वो ऊपर देखकर उसे और उसके दोस्तों को खाना खरीदते हुए देख लेता है। खुश होकर रॉड उसे गले लगा लेता है, जबकि लिलिया जॉर्ज पर उन्हें फंसाने का आरोप लगाती है। जब वो कहते हैं कि उन्होंने खतरनाक मॉन्स्टर को हरा दिया तो जॉर्ज कहता है कि वो इतने ताकतवर नहीं है। वो कहता है कि नियमों के हिसाब से डंजन में हर कोई अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार होता है। इसी दौरान रॉड उसे धमकी देता है कि वो इसका बदला लेगा, लेकिन जॉर्ज उसे एक भद्दा शराबी कहकर वहाँ से चला जाता है। स्वॉर्ड प्रिंसेस के गायब होने और रॉड को हराने के बाद जॉर्ज अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगा था, लेकिन अब वो एक बिना क्लास वाले बच्चे से हारने पर परेशान हो जाता है। अचानक उसके कमरे में एक शराबी तलवार दिखाई देती है जो उसके हर इच्छा पूरी करने का ऑफर देती है। कुछ समय बाद लिलिया बताती है कि स्वॉर्ड गॉड टूर्नामेंट के प्रिलिमिनरी राउंड्स की लिस्ट आ गई है और वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसका नाम आरएल के साथ सेम ब्लॉक में है। वो पहले से ही अपनी हार के बारे में सोचकर दुखी होने लगते हैं। तभी आरएल आता है और कहता है कि वो अपने स्किल के हिसाब से अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसी दौरान राइनर एक अलग ब्लॉक में होते हैं, लेकिन वो उम्मीद करते हैं कि वो प्रीलिम्स पास कर ले क्योंकि उसके ओपोनेंट्स ताकतवर होंगे। तभी लिलिया कहते हैं कि वो डंजन जा रहे हैं, जिससे एरल पूछता है कि क्या उसे भी जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल जाना पड़ेगा, वरना हमें ताकतवर मॉन्स्टर से बचाएगा कौन। तब रॉड आता है और लिलिया को डंजन में सेफ रहने की सलाह देता है, लेकिन वो फिर भी निकल जाती है। रॉड सोचता है कि उसे खुद को थोड़ा संभालना होगा और दोबारा एक स्पोर्ट्समैन की तरह बिहेव करना होगा। कुछ दिन बाद स्वॉर्ड गॉड टूर्नामेंट शुरू होता है। प्रिलिमिनरी राउंड्स के बाद लिलिया हार जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। तब आरएल आता है और उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है, कहता है कि उसकी हार पहले से ही तय थी। इसके बाद लिलिया उसे बताती है कि अगला फाइनल राउंड है और उसे कोई अच्छा तरकीब सोचना चाहिए क्योंकि उसके ओपोनेंट के पास अनोखी स्किल्स है। लेकिन आरएल कहता है कि उसने डंजन में काफी स्किल्स देख ली है। तब लिलिया बताती है कि उसका अगला ओपोनेंट एक ऐसा स्पोर्ट्समैन है जो लड़ाई के दौरान अपनी तलवार से जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आरएल पूछता है कि एक जादूगर स्पोर्ट्समैन कंपटीशन में कैसे आ सकता है तो लिलिया कहते हैं कि इधर कोई भी हिस्सा ले सकता है, बस गिल्ड में रजिस्टर्ड होना चाहिए। थोड़ी देर बाद आरएल एरिना में अपने ओपोनेंट से मिलता है जो उसे कहते हैं कि हारने के लिए तैयार हो जाओ। मैच शुरू होता है और वो लड़के लगातार उस पर फायर बॉल चलाती है, लेकिन आरएल उन्हें डॉज करते हुए उसके पास पहुंचता है। फिर वो उसकी तारीफ करता है कि वो जादू और तलवार दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक में भी अच्छी नहीं है। ये सुनकर वो लड़के गुस्सा हो जाते हैं और अपनी जादुई स्वॉर्ड एक्टिवेट करके उस पर आग से हमला करती है, लेकिन आरएल उन सब हमलों को डॉज करता है और अपनी तलवार से डिफेंड करता है। कुछ देर बाद वो उसके हमलों को समझ जाता है और सबको आसानी से ब्लॉक करने लगता है। फिर वो ट्विन स्लैश अटैक का इस्तेमाल करके उसके आग को खत्म कर देता है और उसके पीछे जाकर अपनी तलवार से उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद आरएल उसे शुक्रिया बोलता है एक नई स्किल सिखाने के लिए और सोचता है कि क्या वो भी जादू सीख सकता है अगर ट्रेनिंग करे तो। कुछ दिन बाद लिलिया रॉड को कंपटीशन देखने के लिए बुलाती है, लेकिन जब वो मना करता है तो वो कहते हैं कि शायद वो जॉर्ज से मिलने से डर रहा है। ये सुनकर रॉड गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस अब कमजोर हो गया है। लेकिन लिलिया उसकी बात इग्नोर करके उसे साथ ले जाते हैं। रास्ते में वो कहते हैं कि उसे पता है रॉड छुप के ये टूर्नामेंट देखता है क्योंकि उसे राइनर को देखना पसंद है जो उसकी फेवरेट स्टूडेंट है। कोलिशियम में आरएल राइनर को नर्वस देखकर पूछता है कि क्या वो ठीक है। राइनर
राइनर कहते हैं कि वो नर्वस है क्योंकि उसे अपने ओपोनेंट के बारे में कुछ नहीं पता और उसने कोई स्ट्रेटेजी भी नहीं बनाई है। तभी होस्ट अनाउंस करता है कि आरएल का अगला मुकाबला जॉर्ज के साथ है। जब आरएल जाने लगता है, राइनर उसका हाथ पकड़कर उसे गुड लक विश करते हैं। थोड़ी देर बाद जॉर्ज एरिना में आता है और उसका चेहरा अजीब सा लग रहा होता है। रॉड उसके तलवार देखकर आरएल को चेतावनी देता है कि उससे दूर रहे। तब जॉर्ज के अंदर का डीमन कहता है उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई तलवार को पहचान लेगा। वो रॉड से पूछता है कि क्या वो इम्पीरियल कोड का हिस्सा है। ये सुनकर रॉड समझ जाता है कि जॉर्ज अब उसे पहचान नहीं रहा और शायद वो पूरी तरह तलवार के वश में है। असल में वो तलवार एक श्रापित हथियार है जिसे एक डीमन को हराने के लिए इस्तेमाल किया गया था और बाद में उसे सील करके रख दिया था। रॉड सोचता है कि जॉर्ज इसे कैसे इस्तेमाल कर पा रहा है। तब डीमन बताता है कि जॉर्ज ने सील तोड़कर उसकी पावर्स हासिल की है और अपना नाम डिओरगेल्दा बताता है। तभी राइनर बताते हैं कि ये डीमन पुराने समय में एक जादूगर के द्वारा बुलाया गया था। ये सुनते ही ऑडियंस घबरा जाते हैं और एरिना छोड़कर भागने लगते हैं। तब डिओरगेल्दा एक स्पेल यूज करता है और एक बैरियर बना देता है जो सबको एरिना के अंदर ही फंसा देता है। लेकिन इन सब के बाद भी आरएल अपने जगह पर खड़ा रहता है और कहता है, अरे सब लोग डरो मत, ये डीमन अमर थोड़ी है क्योंकि उसे पहले ही एक स्वॉर्ड गॉड हरा चुका है, इसलिए वो भी उसे हरा लेगा। जॉर्ज की याददाश्त से डिओरगेल्दा को पता चलता है कि इस दुनिया में अब स्वॉर्ड गॉड नहीं रहा और उसे हराने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो ही सर्वशक्तिमान है। लेकिन आरएल उसे औकात पे रहने को कहता है। देखो, पहली बात तो ये है कि स्वॉर्ड गॉड है अभी भी इस दुनिया में, ठीक है, और दूसरी बात, तुम जैसे फट्टू डीमन को हराने के लिए स्वॉर्ड गॉड की जरूरत भी नहीं है, मैं ही काफी हूँ। अचानक आरएल डिओरगेल्दा पर हमला करता है जिससे डीमन हैरान हो जाता है कि उसके पास स्वॉर्ड गॉड जैसे एबिलिटीज है। जब आरएल लगातार काफी सारे अटैक्स करता है तो डिओरगेल्दा उन्हें ब्लॉक करता है और एक जबरदस्त हमला करता है, लेकिन आरएल आराम से उसे बर्दाश्त कर लेता है। कहता है कि ये उसकी गट स्किल की वजह से है। उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक करने के बाद आरएल अपना इन्फिनिट ब्रेक अटैक एक्टिवेट करता है। इस पॉइंट पर डिओरगेल्दा सोचता है कि आरएल एक स्वॉर्ड गॉड है, लेकिन आरएल उसे अपनी तलवार से दूर उड़ा देता है और कहता है कि स्वॉर्ड गॉड तो छोड़ो, उसके पास कोई क्लास ही नहीं है। जब डिओरगेल्दा एरिना में गिरता है, आरएल उसे चेक करता है और सोचता है कि वो मर तो नहीं गया, लेकिन डिओरगेल्दा जॉर्ज के शरीर से निकलकर रॉड को वश में कर लेता है। फिर वो लिलिया को मारने की धमकी देता है क्योंकि रॉड की याददाश्त से उसे लगता है कि वो आरएल की फियांसे है, लेकिन आरएल कहता है कि लिलिया उसके लिए कुछ भी नहीं है और वो दोनों को खत्म करने की धमकी देता है। तब लिलिया बताती है कि उसने रॉड से एंगेजमेंट के बारे में झूठ बोला था। ये सुनकर डिओरगेल्दा लिलिया को खत्म करने का फैसला करता है, लेकिन वो महसूस करता है कि वो हिल नहीं पा रहा। अचानक रॉड उस डीमन के कंट्रोल से आजाद होने लगता है जिससे लिलिया को भागने का मौका मिल जाता है। जब आरएल सोचता है कि रॉड का शरीर जॉर्ज की तरह बदला क्यों नहीं, तो रॉड कहता है कि आरएल ने उसे याद दिलाया था कोई भी मेहनत करके अपना सम्मान और ताकत वापस पा सकता है। फिर रॉड डीमन को तलवार के अंदर वापस धकेल देता है और तलवार आरएल की तरफ फेंकता है जिसे वो 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। कुछ समय बाद रॉड नए स्टूडेंट्स के साथ प्रैक्टिस करता है जो गिल्ड ज्वाइन करना चाहता है और उन्हें हरा कर कहता है कि वो कमजोर है। इसी दौरान लिलिया एक स्टूडेंट को छुपते हुए पकड़ लेती है और पूछती है कि वो चुप क्यों रहा है। लिलिया कहते हैं कि उसका फादर फिर से ट्रेनिंग कर रहा है क्योंकि आरएल ने गिल्ड छोड़ दिया है। वो ये भी बताते हैं कि राइनर भी उसके पीछे गिल्ड छोड़कर चली गई है। इसी दौरान घर वापस जाते वक्त एक आदमी आरएल से कहता है कि उसे स्वॉर्ड गॉड टूर्नामेंट जीतने के बाद गायब नहीं होना चाहिए था, लेकिन आरएल कहता है कि वहाँ उसके लिए सीखने लायक और कुछ बचा नहीं है। आदमी पूछता है कि वो गाँव क्यों जा रहा है, तो आरएल बताता है कि वो अपनी स्किल टेस्ट करना चाहता है और देखना चाहता है कि अब क्या वो अपनी माँ को हरा सकता है। गांव में फारा अपने फूलों का ख्याल रख रही होती है। तब आरएल चुपके से आता है लेकिन पकड़ा जाता है। फारा कहते हैं कि आरएल ने काफी एक्सपीरियंस हासिल किया है और आरएल भी कहता है कि उसने स्वॉर्ड गॉड टूर्नामेंट जीत लिया। खुश होकर फारा सिर्फ एक फूल से उसका टेस्ट लेती है जिसे आरएल समझ आता है कि अगर फूल की जगह तलवार होती तो वो हार जाता। जब आरएल कहता है कि फारा ने उसका हमला प्रेडिक्ट कर लिया तो फारा उसे याद दिलाती है कि वो उसकी माँ है। अब घर पर प्रैक्टिस करना दूसरों के लिए थोड़ा खतरा बन सकता है, इसलिए फारा कहते हैं कि वो पहाड़ों में ट्रेनिंग करेंगे। कुछ देर बाद फारा आरएल पर अचानक हमला करती है, लेकिन आरएल उसे ब्लॉक करता है और बहुत सारे स्किल्स कंबाइन करके पलटवार करता है। फारा उसकी तारीफ करते हैं और आरएल पूछता है कि उसने हमले को कैसे रोका। फारा कहते हैं कुछ नहीं, मैंने तो बस तलवार घुमा के उसे दूर कर दिया। आरएल हैरान हो जाता है कि उसकी माँ ने कोई भी स्किल का इस्तेमाल नहीं किया। जब वो थोड़ी देर तक ऐसे ही लड़ते हैं, लोग उनके हमलों की चिंगारियों को देखकर सोचते हैं कि कोई मॉन्स्टर है। बाद में फारा अपनी डिवाइन प्रेजेंस स्किल का इस्तेमाल करती है, लेकिन आरएल कहता है कि अब ये उस पर काम नहीं करता और वो पलटवार करता है, लेकिन आरएल भी उसका सामना करता है। इसी दौरान घर पर राइनर दरवाजा नॉक करते हैं और मीरा आरएल की बहन पूछते हैं कि वो कौन है। राइनर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और पूछते हैं कि क्या आरएल घर पर है, लेकिन मीरा कहते हैं कि उसके भाई की पसंद इतनी खराब नहीं हो सकती। जब वो दरवाजा बंद करने वाले होते हैं तब आरएल और फारा वहाँ आ जाता है और मीरा को मेहमानों के सामने अच्छे से पेश आने को कहता है। आरएल को देखकर मीरा उसे गले लगा लेती है और पूछते हैं कि वो इतना थका हुआ क्यों लग रहा है।
आरएल कहता है कि वो उनकी माँ के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। मीरा पूछते है कि कौन जीता और फारा कहते हैं कि आरएल जीता क्योंकि वो बहुत ताकतवर हो गया है। इसके बाद फारा आरएल से कहते हैं कि अपने दोस्त को अंदर बुलाए। जब वो सब बैठते हैं, फारा सुनना चाहते हैं कि आरएल ने अब तक क्या क्या किया। तब आरएल राइनर का इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि वो शहर में साथ रहते थे, लेकिन राइनर साफ कह देती है कि वो सिर्फ गिल्ड मेंबर्स के रूप में साथ रहते थे, बाकी उनके बीच कुछ नहीं है, और पूछते हैं कि आरएल ने बिना बताए गिल्ड को छोड़ दिया। तब आरएल कहता है कि उस जगह से सीखने लायक और कुछ बचा नहीं था, इसीलिए अब वो आगे बढ़ना चाहता है। फारा राइनर की तारीफ करते हैं कि वो इतनी दूर से ढूंढने आए, पर राइनर कहते हैं कि वो भी इसी गाँव की है और असल में वो फारा की स्टूडेंट बनना चाहते हैं। तभी इवांस वहाँ आता है और फारा को बताता है कि जंगल में बहुत नुकसान हुआ है। फारा कहते हैं अच्छा वो असल में वहाँ एक मॉन्स्टर था एंड मैंने संभाल लिया सब कुछ, तुम लोग टेंशन मत लो। जब इवांस राइनर को देखता है, फारा समझ जाते हैं कि वो उसकी बेटी है। इवांस पूछता है कि वो गांव में क्या कर रही है, लेकिन फारा जवाब देती है कि राइनर एक अच्छी पत्नी बनना सीखना चाहते हैं। ये सुनकर इवांस इमोशनल हो जाता है, लेकिन राइनर समझाने की कोशिश करता है कि वो फारा से सिर्फ लड़ना सीखना चाहते हैं, पत्नी कैसे बनते ये सारी चीजें नहीं। फारा कहते हैं कि वो उसे दोनों चीजें सिखा देगी और इवांस भी सहमत होता है क्योंकि अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद उसे चिंता थी कि राइनर आगे जाके क्या करेगी। इसी दौरान आरएल अपने फादर लियोन के कमरे में जाता है और देखता है कि वो जादू के ऊपर रिसर्च कर रहा था। वो लियोन से पूछता है कि वो क्या कर रहा है और लियोन बताता है कि वो एक जादुई स्पेल पर काम कर रहा था। वो कहता है कि उसने उन लोगों की बात सुन ली थी और आरएल को घर पर एक लड़की लाने के लिए तारीफ करता है। इसके बाद आरएल लियोन से मैजिक सिखाने को कहता है, लेकिन लियोन उसे समझाता है कि ये मुमकिन नहीं है। किचन में फारा राइनर को सब्जियां काटने को कहते हैं, लेकिन जब वो सब कुछ तोड़ देते हैं तो फारा पूछते हैं कि क्या उसने गिल्ड में कभी खाना बनाया भी था। राइनर कहते हैं कि वो ये काम किसी और से करवाती थी और कहते हैं कि उन्हें तलवार सीखने पर ही फोकस करना चाहिए, लेकिन फारा उसे तसल्ली देती है कि एक अच्छा तलवारबाज बनने के लिए अपने मन, शरीर और स्किल सबको बेहतर करना पड़ता है। राइनर भी इस बात से सहमत होते हैं, तो फारा कहते हैं कि वो खुश है, अब उसके घर में एक और बेटी आ गई है। तब राइनर आरएल की बड़ी बहन एस्टेर के बारे में पूछते हैं, तो मीरा बताती है कि वो घर छोड़कर गई थे उनके देश में बदलाव लाने के लिए, ताकि आरएल जैसे बिना क्लास वाले लोगों को भेदभाव ना सहने पड़े। बाद में जब आरएल और लियोन टूटी हुई टेबल ठीक कर रहे होते हैं, आरएल पूछता है कि वो अपने जादू का इस्तेमाल करके इसे क्यों नहीं ठीक करता। लियोन कहता है कि क्योंकि फारा को जादू से बनाई गई चीजें उतने पसंद नहीं है। फिर वो आरएल को मैजिक दिखाता है और एक टूटा हुआ कप ठीक कर देता है। इसके बाद लियोन आरएल से कहता है कि वो जादू सीखने का आइडिया छोड़ दे, क्योंकि हर किसी के पास माना नहीं होता। आरएल पूछता है क्या सच में ये नामुमकिन है, तो लियोन बताता है कि स्किल्स और मैजिक अलग अलग चीजें होते हैं। वो जितना भी कोशिश कर ले, अगर उसके पास माना ही नहीं है तो वो मैजिक सीख भी नहीं सकता। पर जब आरएल कहता है कि शायद उसके पास माना है, तो लियोन पूछता है कि उसे कैसे पता। आरएल बताता है कि एक दिन जब राइनर उसे ट्रेनिंग में मार रहे थे तब उसे ये महसूस हुआ। ये सुनकर लियोन मजाक में पूछता है कि क्या वो ऐसी ट्रेनिंग करना पसंद करता है, लेकिन आरएल कहता है अरे ऐसा कुछ नहीं, वो मैं गट स्किल सीख रहा था। फिर वो बताता है कि एक दिन ट्रेनिंग के बाद वो इतना घायल हो गया था कि उसने गिल का सारा होली वाटर इस्तेमाल कर लिया और एक जहर भी पिया, जिससे उसका माना रिकवर हो गया था। तो टेस्ट करने के लिए लियोन उसे कहता है कि अपने हाथों में माना को कंसंट्रेट करे। जब आरएल ऐसा करता है उसके हाथ चमकने लगते हैं, लेकिन तुरंत वो गिर जाता है और लियोन कहता है कि उसका माना खत्म हो गया है क्योंकि उसकी मैजिक पावर बहुत कम है। आरएल पूछता है कि क्या वो इसे बढ़ा सकता है, तो लियोन कहता है कि उसे वैसे ही प्रैक्टिस करनी होगी जैसे उसने तलवार के साथ की थी, एकदम जान लगाकर। बाद में आरएल एक दुकान पर जाता है और सब माना पोशंस खरीद कर प्रैक्टिस शुरू कर देता है। 6 महीने बाद आरएल अपना माना दिखाता है और लियोन कहता है कि वो पहले से बहुत बेहतर हो गया है और फिर उसे एक मैजिक स्क्रिप्ट देता है जिसमें कुछ स्पेल्स लिखे होते हैं। वो कहता है कि आरएल को ये सारे स्पेल्स सीखने पड़ेंगे और ऐसा करने के लिए शायद उसे सिटी ऑफ मैजिक से मदद लेनी पड़े। डिनर के वक्त मीरा कहते हैं कि राइनर ने कितना बेकार खाना बनाया है, पर असल में वो झूठ बोल रहे होते हैं, लेकिन आरएल कहता है कि उसे खाना पसंद आया। राइनर खुश होते हैं और फारा उसकी तारीफ करते हैं कि वो कुकिंग और तलवारबाजी दोनों में इम्प्रूव हो रही है। लियोन भी कहता है कि राइनर बहुत मेहनती और खूबसूरत है। 3 साल बाद फारा राइनर की बनाई चाय पीती है और कहते हैं कि अब वो चाय बनाने में एक्सपर्ट हो गई है। राइनर फारा का शुक्रिया करते हैं, तभी मीरा चिल्लाते हुए आते हैं और बताते हैं कि उसे आरएल के बिस्तर पर एक लेटर मिला है। लेटर पढ़कर राइनर को पता चलता है कि आरएल सिटी ऑफ मैजिक आर्ट्सविल चला गया है। मीरा इस पर इमोशनल हो जाते हैं और फारा कहते हैं कि उसे जाने से पहले एक बार मिलना तो चाहिए था। वो राइनर को भी कहते हैं कि बिना बताए कहीं मत जाना। राइनर कहते हैं कि वो टेंशन ना ले क्योंकि उसे अभी और सीखना है, और फारा सोच में पड़ जाते हैं कि उसके बच्चे बार बार घर क्यों छोड़
छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ आरएल अपने गाड़ी के ड्राइवर से पूछता है कि अभी और कितना दूर बाकी है। तब एक लड़का काइतो उससे पूछता है कि क्या वो भी मैजिक एकेडमी जा रहा है। आरएल कहता है हाँ मैं वही जा रहा हूँ। तो काइतो मजाक उड़ाता है, भैया आप मेरे से भी बड़े हो, आप अब मैजिक सीखोगे, आप रहने दो भैया जी, खेती बाड़ी करो। तब एक लड़की कूफा कहते हैं कि वो आरएल का मजाक ना उड़ाए, क्योंकि इतने बड़े होकर भी वो अपने कमियों को दूर करने की कोशिश कर रहा है। बाद में काइतो बताता है कि उसका मैजिक टाइप रेड कलर का है और आरएल से पूछता है कि उसका क्या है। यहाँ आने से पहले लियोन ने आरएल को बताया था कि जादू के प्रकार को अलग अलग रंगों से दिखाया जाता है। जैसे लाल रंग फायर मैजिक को दिखाने के लिए होता है, नीला रंग वाटर या फिर आइस मैजिक के लिए होता है, एंड वगैरह वगैरह। लेकिन क्योंकि आरएल किसी कैटेगरी में फिट नहीं होता, वो कहता है कि उसकी कोई क्लास नहीं है। ये सुनकर सब हैरान हो जाता है। काइतो कहता है कि अगर कोई क्लास ही नहीं है तो मैजिक सीखना पागलपन है और सोचता है कि आरएल शायद मजाक कर रहा है। तब आरएल अपने आईडी कार्ड दिखा देता है। अचानक जंगल में एक जोर की आवाज गूंजती है और घोड़े डर जाता है। सब सोचता है कि क्या हो रहा है। तो आरएल कहता है कि ये आवाज किसी मॉन्स्टर की लग रही है। ये सुनकर काइतो ड्राइवर को वापस चलने को कहता है, लेकिन पता चलता है कि घोड़े बेहोश हो गए हैं। तभी एक मॉन्स्टर जंगल से बाहर आता है और सबको डरा देता है, जबकि काइतो कहता है कि वो उसे हरा सकते हैं। पर अचानक कोई उस मॉन्स्टर को उड़ा देता है और फिर सामने आ जाता है उस मॉन्स्टर का बाप, जिससे सब और डर जाता है। काइतो आगे बढ़कर फायरबॉल से हमला करता है, लेकिन एक हमला करते ही उसका माना खत्म हो जाता है। जब मॉन्स्टर उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ता है तब अचानक एक बड़ा सा धमाका होता है और वो गायब हो जाता है। किसी को समझ ही नहीं आता कि अभी क्या हुआ और आरएल कहता है कि शायद उसका हमला कुछ ज्यादा ही ताकतवर था। ये देखकर लड़के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आरएल ने अभी अभी एक मेज लेवल स्पेल यूज किया है जो कि बहुत एडवांस है। पर दूसरी तरफ आरएल बेहोश हुए घोड़ों को हील कर रहा होता है। ये देखकर काइतो आरएल से माफी मांगता है और कहता है कि उसे पता ही नहीं था कि वो इतना बड़ा जादूगर है। काइतो फिर उसका स्टूडेंट बनना चाहता है, लेकिन आरएल कहता है कि वो उसे कुछ नहीं सिखा सकता। जब काइतो बार बार उसे मनाने की कोशिश करता है तब आरएल अपना आईडी कार्ड निकाल कर दिखाता है कि उसके पास कोई क्लास ही नहीं है, वो उसे क्या ही सिखा पाएगा। लेकिन लड़कियां कहते हैं कि ये कार्ड नकली लग रहा है। ड्राइवर कहता है कि उन्हें अपना सफर जारी रखना चाहिए। इसी दौरान आरएल सोचता है कि उसे तलवार ही इस्तेमाल करना चाहिए था, बेकार में इतना दिखावा कर दिया। जब वो आर्सबेल शहर पहुंचता है काइतो आरएल के पीछे पीछे चलने लगता है और लड़कियां उसे देखकर हैरान होती है, क्योंकि वो एक पिल्ले जैसा लग रहा होता है। शहर के अंदर जाते ही काइतो पूछता है कि क्या आरएल रेड मैजिक के एंट्रेंस एग्जाम के लिए आया है। ये सुनकर आरएल हैरान हो जाता है और पूछता है क्या एकेडमी अलग अलग मैजिक के हिसाब से भाग है। काइतो कहता है कि हाँ, यहाँ का मैजिक एकेडमी वैसा ही है, मतलब एकेडमी भी रंगों के हिसाब से भाग है। मतलब अगर तुम्हारा मैजिक टाइप रेड कलर का है तो तुम्हें रेड एकेडमी में जाना होगा, अगर तुम्हारा मैजिक ब्लू कलर का है तो तुम्हें ब्लू एकेडमी में जाना होगा, ऐसे ऐसे। और लड़कियां भी उसे समझाती है कि आरएल इस बार एग्जाम जरूर पास कर ले। और फिर वो अलग हो जाता है क्योंकि लड़कियों का दूसरा कलर है। थोड़ी देर बाद आरएल और काइतो रिसेप्शनिस्ट के पास पहुँचता है। जब रिसेप्शनिस्ट आरएल का फॉर्म चेक करती है वो अंदर ही अंदर डर रहा होता है कि कहीं उसे रिजेक्ट ना कर दिया जाए, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसके फॉर्म में स्टैंप लगा देती है और उसे एग्जाम नंबर दे देती है। जब आरएल पूछता है कि क्या उसका क्लास मैटर नहीं करता, रिसेप्शनिस्ट कहते हैं कि वो किसी भी क्लास के साथ एग्जाम दे सकता है, उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में वो ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचते हैं जहां एक लड़का फायरबॉल से निशाना लगा रहा है। तब एक दूसरा लड़का वहां आता है और बाकी बच्चों को निशा दिखाने लगता है। फिर वो एक बड़ा सा आग का भवंडर बनाता है और अपने टारगेट पर हमला करता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाता है, सिवाय काइतो के, जो कहता है कि आरएल उससे बेहतर कर सकता है। लेकिन आरएल उसे चुप करा देता है। जब वो लड़का अपनी ताकत का दिखावा करता है आरएल उसे बताता है कि देखो जरा, टारगेट अभी भी खड़ा है, वो पिघला नहीं है दोस्त। लड़का हैरान हो जाता है और एग्जामिनर बताता है कि मिथ्रिल का बना टारगेट है जो इतनी आसानी से नहीं पिघलने वाला। फिर काइतो उस लड़के का मजाक उड़ाने लगता है और आरएल उसे फिर से चुप कराता है। अब हम देखते हैं कि आरएल को टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। वो अपने इरप्शन स्पेल इस्तेमाल करता है लेकिन कुछ नहीं होता, बस एक छोटी सी रोशनी दिखाई देती है जिससे वो लड़का उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन अचानक वो टारगेट पिघल जाता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाता है। लड़का शोर मचाने लगता है कि उसने जरूर चीटिंग किया होगा, क्योंकि सिर्फ एक मामूली इरप्शन स्पेल से मिथ्रिल को पिघलाया नहीं जा सकता। तब आरएल कहता है कि कोई मामूली स्पेल नहीं है दोस्त, ये टेक्निक उसने खुद बनाई है। इसके बाद आरएल अगले टेस्ट के लिए चला जाता है। ब्लू मैजिक स्कूल में वो कूफा को टेस्ट देते हुए देखकर उसकी तारीफ करता है। कूफा हैरान होते हैं और पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है, वो तो रेड मैजिक स्कूल में गया था ना। आरएल कहता है कि वो भी टेस्ट देने आया है। तब एग्जामिनर उसे बुलाता है और आरएल एक आइस स्पेल इस्तेमाल करके मिथ्रिल टारगेट को फिर से तोड़ देता है। उसके बाद वो ग्रीन मैजिक स्कूल जाता है और देखता है कि वह कॉलेट खड़ी है डर के मारे। वो पूछता है, अरे कॉलेट तुम ऐसे खड़ी क्यों हो, फेल होगी क्या? लेकिन कॉलेट कहते हैं कि वो इतनी नर्वस थे कि रजिस्टर ही नहीं कर पाए। वो कहते हैं कि आमतौर पर उसके दोस्त उसकी मदद करते हैं, लेकिन आरएल कहता है कि अब टेस्ट तो उसे खुद ही देना होगा ना। कॉलेट पूछते हैं कि जब आरएल नर्वस होता है तो वो क्या करता है, लेकिन आरएल कहता है कि वो कभी नर्वस ही नहीं होता, उल्टा वो ये जानना चाहता है कि लोग नर्वस क्यों होते हैं। तो कॉलेट कहते हैं कि जब लोग गलती करने से डरते हैं तब ऐसा होता है। आरएल पूछता है कि क्या इस टेस्ट में फेल होने पर उसकी
जान जा सकती है। तो कॉलेट कहते हैं नहीं तो पागल हो गए हो क्या, फेल होने पर जान क्यों जाएगी। तब आर्यन कहता है कि अगर तुम्हारे जान को कोई खतरा ही नहीं है तो डर किस बात के, फेल हो गए तो दोबारा कोशिश करना कौन सी बड़ी बात है। तब कॉलेट थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और साथ ही बताते हैं कि ग्रीन मैजिक टेस्ट में अपने जादू का इस्तेमाल करके एक विंड मिल को घुमाना होता है। आर्यन टेस्ट देता है और गलती से विंड मिल ही उड़ा देता है, पर ये देखकर कॉलेट मोटिवेट होते हैं और टेस्ट देने का फैसला करते हैं। बाद में आर्यन येलो और व्हाइट मैजिक स्कूल के टेस्ट पे क्लियर कर लेता है। फिर वो ब्लैक मैजिक स्कूल जाता है जहाँ वो एक अजीब से जानवर को बॉक्स में देखता है। तब एक लड़की वहाँ आती है और पूछते हैं कि क्या उसने उसका पेट देखा है। आर्यन उसे वो बॉक्स चेक करने को कहता है। जब वो लड़की बताती है कि वो जानवर एक किमेरा है जो उसने बनाया है, तब एक स्केलेटन आर्यन के पीछे आ जाता है। आर्यन उसे मॉन्स्टर समझकर तुरंत उसका सर काट देता है, लेकिन स्केलेटन अपना सर उठाकर वापस जोड़ लेता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि उसका नाम लेटेलिया है और वो ब्लैक मैजिक एकेडमी की एक टीचर है। और दोस्तों तुम लोग को बता दूं कि ये स्केलेटन एक औरत है। आर्यन पूछता है कि टेस्ट कहाँ होता है, लेकिन लेटेलिया कहते हैं कि ब्लैक मैजिक स्कूल में टेस्ट वगैरह नहीं होता, जिसका भी मन करे वो ऐसे ही ज्वाइन कर सकता है। इसके बाद आर्यन बाहर आता है और उन बच्चों से मिलता है। वो सब डिस्कस करते हैं कि वो कौन सा स्कूल ज्वाइन करेगा, पर सबको हैरानी होती है जानकर जब आर्यन कहता है कि वो सभी स्कूल ज्वाइन करना चाहता है। काइतो को लगता है कि आर्यन सिर्फ 3 स्कूल में ज्वाइन करने की बात कर रहा है, रेड, ग्रीन, ब्लू, और शायद वो पागल हो गया है। लेकिन आर्यन कहता है कि सिर्फ 3 नहीं बल्कि वो सारे स्कूल ज्वाइन करेगा, जिसे सुनकर सब लोग बौखला जाते हैं। कुछ देर बाद आर्यन सबको अपनी स्टूडेंट आईडी कार्ड दिखाता है जो सारे मैजिक स्कूल के लिए है। पर हाँ, एक दिक्कत है कि क्योंकि सभी मैजिक स्कूल के क्लासेस एक साथ शुरू होते हैं तो आर्यन सबको अटेंड नहीं कर पाएगा। पर वो सोचता है कि एग्जाम में पास करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉलेज कहते हैं कि वो सब तो ठीक है, पर अगर उसे पता ही नहीं है कि क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं तो वो एग्जाम में पास करेगा कैसे। तब आर्यन उन तीनों से कहता है कि वो अपने क्लास के नोट्स उसे कुछ दिनों के लिए दे दे और वो पढ़कर उन्हें वापस कर देगा। जब वो लोग उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं, आर्यन कहता है कि ब्लैक मैजिक स्कूल बाकियों से आसान रहेगा क्योंकि वहाँ क्लासेस ही नहीं होते, और वो सोचता है कि उसे व्हाइट और येलो मैजिक स्कूल पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसके बाद आर्यन और काइतो रेड मैजिक स्कूल की क्लास में जाता है और वो लड़का जिसका नाम रॉयस है उसके पास से निकलने वाले होते हैं। तब वो कहता है कि उसे इग्नोर ना करे। इस पर काइतो उसे लूजर कहता है और रॉयस सोचता है कि आर्यन जरूर एक मेज है, वरना वो इतना ताकतवर नहीं हो सकता। लेकिन जब आर्यन कहता है कि वो मेज नहीं है तो रॉयस टीचर से पूछता है और टीचर बताता है कि उसका तो कोई क्लास ही नहीं है। बाद में काइतो बोर्ड पर लिखे मैजिक स्क्रिप्ट देखकर घबरा जाता है, जबकि आर्यन सोचता है कि क्या एबीसीडी पढ़ा रहे हैं, इतनी बेसिक चीजें किसको ही पता नहीं होगा। टीचर बताता है कि स्पेल्स को समझना जरूरी है ताकि वो बिना थके उन्हें इस्तेमाल कर सके। वो ये भी कहता है कि स्पेल्स को थोड़ा सा छेड़छाड़ करके उसको बहुत ज्यादा पावरफुल या एकदम सिंपल बनाया जा सकता है। ये सुनकर काइतो सोचता है कि आर्यन तो ये पहले ही कर सकता है, लेकिन आर्यन कहता है कि उसे पता ही नहीं था ये इतना एडवांस टेक्निक है, क्योंकि वो बचपन से ही अपने फादर को देखता आ रहा है जो स्पेल्स के साथ खेलता रहता है। बाद में आर्यन ग्रीन मैजिक एकेडमी जाता है जहाँ सभी लोग जादू प्रैक्टिस करने के लिए वार्म अप कर रहे होते हैं। उसे लगता है कि रेड मैजिक स्कूल में सीखने लायक कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ ग्रीन मैजिक स्कूल में शायद कुछ मजेदार सीखने को मिलेगा। जब आर्यन कहता है कि उसने कभी भी उड़ने वाला मैजिक ट्राई नहीं किया, कॉलेज यकीन नहीं करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी एडवांस मैजिक यूज कर सकता है। तब आर्यन को याद आता है जब उसने लियोन से फ्लाइट मैजिक यानी उड़ने वाला मैजिक सिखाने को कहा था, तो लियोन ने मना कर दिया था क्योंकि वो ऊंचाई से डरता है। अब प्रैक्टिकल क्लास शुरू होते हैं और टीचर उड़ने वाला स्पेल सिखाने लगती है और स्टूडेंट से कहते हैं कि वो खुद को किसी पंछी की तरह समझे। आर्यन तो उड़ नहीं पाता, लेकिन देखता है कि कॉलेज हवा में तैर रही है, पर अचानक वो गिर जाते हैं। बाकी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते हैं, पर कॉलेज कहते हैं कि अब उसे गलती करने से डर नहीं लगता। कॉलेज की हिम्मत देखकर आर्यन फैसला करता है कि वो टॉर्नेडो स्पेल यूज करेगा और वो लगभग बहुत ऊपर तक पहुंच जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो नीचे गिरता है और कॉलेज उसे उठने में मदद करते हैं। तभी स्काइक नाम का एक लड़का वहाँ आता है और कहता है कि वो सब कमजोर है और वो सबको उड़कर दिखाता है। नीचे उतरकर वो बताता है कि बचपन से ही वो उड़ने वाला मैजिक ही सीख रहा है और अब वो इतना प्रो हो गया है कि उसने बहुत सारे रेस भी जीते हैं। आर्यन पूछता है कि रेस क्या होते हैं, तो कॉलेज बताती है कि ये एक ऐसा कंपटीशन है जहाँ लोग उड़ते हुए रेस करते हैं। जब आर्यन कहता है कि वो भी कंपटीशन में हिस्सा लेगा, तो स्काइक बताता है कि अगला रेस 2 महीने बाद है और आमतौर पर उड़ना सीखने में 6 महीने लगता है। आर्यन सोचता है कि वो स्पेल्स कंबाइन करके जल्दी सीख लेगा। कुछ समय बाद काइतो रात में कॉलेज और कूफा से मिलता है क्योंकि कुछ अफवाहें चल रही होती है। जब वो पूछता है, लड़कियां बताती है कि स्कूल में रात को एक भूत दिखता है। काइतो डर जाता है और कूफा समझ जाते हैं कि वो भूतों से डरता है। जब वो बात कर रहे होते हैं, एक परछाई खिड़की के पास आता है और अंदर घुस जाता है। कॉलेज चिल्लाती है, लेकिन वो आदमी उसका मुंह बंद कर देता है। काइतो डर के बावजूद उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसे नहीं छोड़ा तो वो उस पर हमला कर देगा। तब वो आदमी उसे छोड़ देता है और अपना हुडी हटाता है और पता चलता है कि वो एरल है। सब पूछता है कि वो रात को क्या कर रहा है। एरल बताता है कि वो उड़ने वाला मैजिक प्रैक्टिस कर रहा है और रेस के लिए रोज ट्रेनिंग करता है। तब सब समझ जाता है कि लोग उसी को भूत समझ रहे थे। काइतो उसे समझाता है कि ऐसे तो वो थक जाएगा, लेकिन
लेकिन आरएल कहता है कि वो काफी आराम कर लेता है, इसलिए कुछ नहीं होगा। वो बताता है कि वो उड़ते हुए ही सोता है और ट्रेनिंग करता है, जिससे सब कहते हैं कि वो किसी भूत से भी ज्यादा खतरनाक है। काइतो कहता है कि उससे लगा था स्कूल ज्वाइन करने से वो बेहतर हो जाएगा, लेकिन अब वो खुद प्रैक्टिस करेगा। आरएल कहता है कि पहले तो उसे भूतों का डर खत्म करना होगा। लड़कियां भी फैसला करते हैं कि वो भी आरएल की तरह मेहनत करेंगे। अगले दिन क्लास में आरएल टीचर की लिखी हुई स्पेल को सही करता है। काइतो उसकी तारीफ करता है। तब आरएल कहता है कि वो स्पेल्स याद करके उन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका ढूंढ रहा है। टीचर ये सुन लेता है और आरएल को सामने बुलाता है ताकि वो ब्लैक बोर्ड पर एक स्पेल को शॉर्ट फॉर्म में लिखकर दिखाए। आरएल तुरंत लिखकर दिखा देता है और टीचर इम्प्रेस हो जाता है। वो आरएल को सेकंड ग्रेड के प्रमोशन एग्जाम देने को कहता है। रॉयस भी ये टेस्ट देना चाहता है। ट्रेनिंग ग्राउंड पर टीचर कहता है कि उन्हें एक बीस्ट को जादू से हराना होगा। रॉयस पहले जाता है और एक मिनाटोर को छोड़ा जाता है। मिनाटोर उस पर हमला करता है और रॉयस इरप्शन स्पेल यूज करता है, लेकिन मिस कर देता है। टीचर कहता है कि ये स्पेल ऐसे चलते फिरते जानवरों पर अच्छे से काम नहीं करता। रॉयस बार बार स्पेल इस्तेमाल करता है, लेकिन मिनाटोर उस पर जंप करता है और अचानक गायब हो जाता है, जिससे रॉयस हार मान लेता है। फिर आरएल टेस्ट के लिए आता है और एक उससे भी ताकतवर मॉन्स्टर रिलीज होता है। मॉन्स्टर हमला करता है और आरएल दो आग वाला भाला समन करता है, लेकिन मॉन्स्टर उन्हें डॉज कर देता है। टीचर समझ जाता है कि ये एक सुपीरियर मिनाटोर है और शायद आरएल के लिए मुश्किल होगा। जब टीचर उसे वहाँ से हटने को कहता है, आरएल बताता है कि टेंशन मत लो, वो इसे हरा सकता है। अचानक उसका भाला वापस मुड़कर मॉन्स्टर को पीछे से हिट करता है। फिर आरएल इरप्शन स्पेल यूज करके उसे खत्म कर देता है। टीचर हैरान हो जाता है और सोचता है कि वो बिना क्लास वाला बच्चा तो नहीं हो सकता, वो जरूर एक मेज या उससे भी हाई लेवल जादूगर हो सकता है। तब आरएल पूछता है कि उसने कैसा परफॉर्म किया। टीचर कहता है कि ये भी कोई पूछने वाली बात है, वो पास हो गया है और कल से सेकंड ग्रेड क्लास ज्वाइन कर सकता है। इसके बाद काइतो कूफा और कॉलेज के सामने आरएल के बारे में बताने लगता है कि वो कितना कमाल का है। तो वो दोनों पूछते हैं कि दिखावा आरएल को करना चाहिए, तुम क्यों कर रहे हो। जब काइतो दोबारा कहता है कि वो उसका स्टूडेंट बनना चाहता है, आरएल तुरंत कह देता है कि वो उसे कुछ नहीं सिखा पाएगा। कॉलेज देखते हैं कि आरएल उदास लग रहा है और आरएल कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो सभी स्कूल्स में प्रमोशन पाना चाहता है। उधर आरएल के घर पर राइनर कुकिंग करते वक्त अपना हाथ जला लेते हैं। जब फारा उसे हाथ ठंडा करने को कहते हैं, वो बताती है कि बस छोटा सा घाव है, कुछ नहीं होगा, और गर्म तेल में मछली डाल देते हैं। इन सब को इग्नोर करते हुए मीरा चिल्लाने लगती है कि उसे भूख लगी है। फारा उसे सब्र रखने को कहते हैं और बताती है कि राइनर भी हार नहीं मान सकते, उसे भी बिल्कुल आरएल की तरह होना पड़ेगा क्योंकि वो भी हार नहीं मानता जब ट्रेनिंग में वो बार बार फेल होता है। लेकिन मीरा कहती है कि राइनर उसके भाई जैसा बिल्कुल नहीं है। इसी दौरान आरएल ब्लू मैजिक स्कूल की टीचर हेंगल को मनाने की कोशिश करता है कि उसे प्रमोशन एग्जाम देने दिया जाए, लेकिन वो मना कर देती है, कहते हुए कि वो एग्जाम साल में सिर्फ एक ही बार होता है और सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स के लिए होता है। ये सुनकर आरएल कहता है कि चाहे तो वो उसकी ब्लू मैजिक चेक कर ले। तो हेंगल मान जाते हैं, लेकिन एक कंडीशन पर कि आरएल को सारे क्लासेस अटेंड करना होगा। लेकिन आरएल कहता है कि ये बस टाइम वेस्ट होगा क्योंकि क्लास करके वो ज्यादा कुछ सीख नहीं सकता। इससे इंसल्ट फील करके हेंगल फैसला करते हैं कि वो आरएल का टेस्ट लेंगे। कुफा टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि हेंगल आर्कमेज के लेवल की है। वार्म अप के बाद हेंगल बताती है कि पास होने के लिए आरएल को उसके डिवाइन प्रोटेक्शन को अपने जादू से तोड़ना होगा। आरएल फिर पूछता है कि अगर वो जीत गया तो क्या उसे प्रमोशन टेस्ट में हिस्सा लेने दिया जाएगा, पर हेंगल कहते हैं कि पहले मुझे हरा तो लो, बेकार में सपने क्यों देख रहे हो। तब वो आइस स्टॉर्म स्पेल यूज करते हैं और आरएल को बर्फ के अंदर फ्रीज कर देते हैं। जब वो सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, आरएल बर्फ तोड़कर बाहर आ जाता है और कहता है कि अब उसकी बारी है। वो आइस स्पाइक समन करता है और हेंगल सोचते हैं कि ये क्या बच्चों वाली स्पेल है, क्योंकि वो आरएल से थोड़ा ज्यादा उम्मीद कर रहे थे। जब हेंगल कहते हैं कि ये स्पाइक्स उसे हराने के लिए काफी नहीं होंगे, तो आरएल और ज्यादा स्पाइक्स क्रिएट करता है। जब वो अटैक करता है, हेंगल भी वही सेम अटैक का इस्तेमाल करके पलटवार करता है और बताती है कि ये उसकी खासियत है। पर आरएल को इन सबसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। वो बर्फ के कांटे बनाता है और हर तरफ से उसे घेर लेता है। अब हेंगल समझ जाते हैं कि वो फंस गई है क्योंकि वो चारों तरफ से हमलों को नहीं रोक सकते। वो आइस शील्ड बनाकर किसी तरह खुद को बचा लेते हैं और सोचते हैं कि आरएल का माना खत्म होने तक वो इंतजार करेगी। पर तब आरएल ऊपर से आइस लेंस अटैक करता है और वो शील्ड बनाती है, लेकिन आरएल का हमला उसे तोड़ देता है। इसके बाद काइतो आरएल की तारीफ करता है और पूछता है कि प्रमोशन का क्या हुआ। कुफा बताती है कि हेंगल ने उसे बिना एग्जाम लिए ही सेकंड ग्रेड तक भेज दिया है। तब आरएल कहता है कि वो अब ग्रीन स्कूल जा रहा है। वो कॉलेज के साथ टीचर से मिलने जाता है, लेकिन टीचर कहते हैं कि टेस्ट के लिए कोई वजह होनी चाहिए, वो ऐसे थोड़ी किसी को टेस्ट लेने देंगे। आरएल कहता है कि दूसरे स्कूल में तो ऐसा कुछ नियम नहीं था, वहाँ तो सिर्फ टीचर की परमिशन चाहिए थी, लेकिन वो औरत कहती है कि उनके रूल्स अलग है। कॉलेज समझाते हैं कि चलो वापस चलते हैं, ऐसे बहस करके कोई फायदा नहीं। लेकिन तभी टीचर बताती है कि कुछ स्टूडेंट्स को सीधा हेडमास्टर से परमिशन मिली थी एग्जाम देने के लिए, पर वो आरएल को बताती है कि हेडमास्टर भी बिजी है और उन्हें डिस्टर्ब करने पर उसे निकाला भी जा सकता है। वापस आते वक्त कॉलेज पूछते हैं कि आरएल इतनी जल्दी में क्यों है, तो वो बताता है कि वो अपने फादर को भी पार करना चाहता है। आरएल टीचर को मनाने के लिए अपनी ग्रीन मैजिक दिखाने की बात करता है,
लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि उसे निकाल दिया जाएगा। तब कॉलेज को एक बात याद आती है और वो उसे रेस प्रैक्टिस वाले जगह में ले जाते हैं। वो बताती है कि अगर वो रेस जीत गया तो हेडमास्टर से मिल सकता है। टीचर कहते हैं कि रेस में 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे हैं और पूछते हैं कि क्या वो जीत सकता है। आरएल रेस ज्वाइन करता है और काइतो उसे मास्टर कहकर चीयर करने लगता है, पर स्काई मजाक उड़ाता है, वो तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं, अरे कमजोर बच्चों का कमजोर टीचर। आरएल ऐसा दिखाता है कि वो उसे नहीं जानता, जिससे स्काई इरिटेट हो जाता है। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि उड़ने वाला मैजिक उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता, पर आरएल कहता है कि वो ये रेस जीतेगा। तो स्काई उसे याद दिलाता है कि ट्रेनिंग में वो कैसे गिर गया था। आरएल कहता है कि तब से वो प्रैक्टिस कर रहा है। फिर रेस स्टार्ट होती है और हेडमास्टर भी वहाँ मौजूद होता है। सब लोग उड़ता है, कुछ गिर जाता है, लेकिन दियोने नाम की लड़की तेजी से बढ़ती हुई सबसे आगे होती है। उधर स्काई हैरान होता है कि आरएल उसकी बराबरी में कैसे है। आरएल कहता है कि रेस लंबी है और वो अपनी एनर्जी बचा रहा है। जब स्टूडेंट्स एक तेज मोड़ के पास पहुँचते हैं, कुछ वही गिर जाता है, पर स्काई एकदम परफेक्ट तरीके से मुड़ जाता है। उसे लगता है कि आरएल भी गिर गया होगा, लेकिन आरएल वापस आ जाता है। दियोने आगे बढ़ते रहते हैं और आरएल और स्काई उसके पीछे रहते हैं। दियोने हैरान होते हैं कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स उसके पास आ रहे हैं और वो अपनी स्पीड फिर से बढ़ा लेती है। फिर हम देखते हैं कि स्काई का माना खत्म होने लगता है, लेकिन आरएल दियोने के पास पहुंच जाता है। अब क्योंकि आरएल ने सिर्फ 2 महीने ही प्रैक्टिस किया है, इसलिए वो और तेज नहीं उड़ सकता। इसी वजह से आरएल अपनी सीक्रेट टेक्निक यूज करता है। अपने पैरों के नीचे एयर बूस्ट इस्तेमाल करके दियोने के बराबर आ जाता है। जब वो लोग आखिरी मोड़ पर पहुंचते हैं, दियोने समझ जाती है कि अगर उसने अपना स्पीड कम नहीं किया तो टकरा जाएगी, इसलिए वो धीमी हो जाते हैं और आरएल मौके का फायदा उठाकर उसे पार कर जाता है। जब मुड़ने की बारी आती है, आरएल अपने हाथों से एयर बूस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके खुद को मोड़ लेता है और सीधा फिनिश लाइन क्रॉस कर देता है, जहाँ ऑडियंस उसके लिए शेयर करती है। थोड़ी देर बाद दियोने दूसरे नंबर पर पहुँचते हैं और उसे बधाई दिया जाता है, जबकि स्काई तीसरे नंबर पर आता है। इसके बाद हेडमास्टर आरएल को इनाम देता है और तभी आरएल रिक्वेस्ट करता है कि उसे सेकंड ग्रेड में प्रमोट किया जाए और हेडमास्टर भी उसे परमिशन दे देता है, क्योंकि उसने साबित कर दिया है कि वो एक बेहतरीन स्टूडेंट है। कुछ टाइम बाद येलो मैजिक स्कूल में आरएल असेंबली के लिए रजिस्टर करने जाता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट कहते हैं कि वो लेट हो गया है और अब रजिस्टर नहीं हो सकता। अब क्योंकि दोस्तों उसे सेकंड ग्रेड तक प्रमोशन पाने के लिए असेंबली में अच्छा परफॉर्म करना जरूरी है, तो आरएल रिसेप्शनिस्ट से मदद मांगता है, लेकिन वो उसे अगले असेंबली का वेट करने को कहते हैं। उसे किसी तरह मनाने के लिए आरएल बताता है कि उसने एक नया टाइप का गोलेम डिजाइन किया है और इसी वजह से वो रजिस्ट्रेशन करना भूल गया था। तभी रॉकवेल नाम का एक टीचर उसकी बात सुन लेता है और उसे अपने असिस्टेंट के रूप में रजिस्टर करने का ऑफर देता है। आरएल पूछता है कि अगर वो उसका असिस्टेंट बन गया तो क्या वो अपना गोलेम असेंबली में दिखा सकता है, और रॉकवेल कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो ऐसा कर सकता है। रॉकवेल के जानने के बाद रिसेप्शनिस्ट बताते हैं कि रॉकवेल गोलेम्स को कंट्रोल करने में सबसे बेस्ट है और असेंबली के दौरान स्टूडेंट से फाइट करता है ताकि गोलेम्स की ताकत को परख सके। वो ये भी बताते हैं कि रॉकवेल हर साल एक ताकतवर ओपोनेंट ढूंढता है और आरएल को समझाते हैं कि अगली बार आना ही उसके लिए बेहतर होगा, लेकिन आरएल कहता है अरे इन सब की टेंशन मत लो, आप रजिस्टर कर दो, उस टीचर को मैं संभाल लूंगा। आखिरकार असेंबली का दिन आता है और सभी लोग अर्थ मैजिक से बने अपने अपने गोलेम्स को प्रेजेंट करते हैं एंड लास्ट में रॉकवेल और आरएल एरिना में आते हैं। रॉकवेल अपने बैटल गोलेम समन करता है और अनाउंस करता है कि अब उनके बीच लड़ाई होगी। वो आरएल को कहता है कि अपना गोलेम रेडी करे, तो आरएल अपने गोलेम अल्फा को समन करता है। अल्फा एरिना में आता है और वो दिखने में बिल्कुल डेडपुल जैसा लगता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाता है। आरएल बताता है कि उसने एल्केमी मैजिक का इस्तेमाल करके अल्फा को बनाया है और अर्थ मैजिक से उसे कंट्रोल करता है। ऑडियंस ये सुनकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन रॉकवेल कहता है कि शायद इसके अंदर कोई इंसान छुपा है, वरना ऐसा गोलेम तो कोई नहीं बना सकता। वो अल्फा का सर हटा देता है, लेकिन अंदर कुछ नहीं मिलता, जिससे वो सही में इम्प्रेस हो जाता है। रॉकवेल कहता है पर क्या फायदा, उसके गोलेम अल्फा को आसानी से हरा देंगे। फाइट शुरू होती है और रॉकवेल का एक गोलेम अल्फा पर हमला करता है, लेकिन अल्फा उसे रोक देता है और उस गोलेम को आराम से तोड़ देता है। रॉकवेल तुरंत अपने गोलेम को हील करता है और फिर वो अपने बाकी गोलेम्स को भी एक साथ हमला करने भेजता है। आरएल अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करके अल्फा को 2 तलवार देता है और रॉकवेल के गोलेम्स को एक ही हमले में काट देता है। ये देखकर रॉकवेल हैरान हो जाता है और घुटनों पर गिर जाता है। पूछता है कि उसका गोलेम एक स्वॉर्ड्समैन की तरह कैसे मूव कर रहा था। आरएल बताता है कि अल्फा का पतला शरीर होने की वजह से वो अपने अर्थ मैजिक से उसे आसानी से कंट्रोल कर सकता है, जैसे चाहे वैसे। वो कहता है कि ये उसकी मेहनत का नतीजा है और पूछता है क्या अब वो प्रमोशन एग्जाम दे सकता है। फिर रॉकवेल कहता है कि असिस्टेंट को एग्जाम में हिस्सा लेने नहीं दिया जाता, लेकिन वो वादा करता है कि वो हेडमास्टर से बात करेगा ताकि उसे एग्जाम में हिस्सा लेने दिया जाए, पर बदले में आरएल को उसकी गोलेम लेबोरेटरी ज्वाइन करनी पड़ेगी। आरएल तुरंत इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। बाद में आरएल कायदे नाम की लड़की से मिलता है जो उसका टेस्ट लेने वाली है और वो उसे उसके पीछे चलने को कहते हैं। आरएल देखता है कि उसकी आंखें बंद है और पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो कायदे बताते हैं कि वो देख नहीं सकते लेकिन मैजिक को फील कर सकते हैं। जब वो आरएल की मैजिक को चेक करते हैं तब वो समझ जाते हैं कि उसमें हर एक प्रकार का माना है, जिससे वो हैरान हो जाते हैं। फिर वो लोग एक पुराने गुफा के पास जाते हैं
जहाँ कायदे बताते हैं कि ये अब ज़ॉम्बीज़ का अड्डा बन चुका है। गुफा के अंदर जाते ही आरएल लाइट मैजिक का यूज करता है, लेकिन कायदे चेतावनी देती है कि ये उन स्केलेटन को आकर्षित कर सकता है, और ऐसा होता भी है। तुरंत कुछ स्केलेटन आ जाता है, पर आरएल अपने होली रे स्पेल का इस्तेमाल करके सबको खत्म कर देता है। वो पूछता है ये एग्जाम हो कहाँ रहा है, उन्हें और अंदर जाना होगा क्या? लेकिन कायदे बताती है कि उन स्केलेटन्स को हराना ही उसका एग्जाम था और वो पास हो चुका है, इसीलिए वापस एकेडमी चलते हैं। लेकिन बाहर आते वक्त आरएल एक स्केलेटन पर फिर से होली रे इस्तेमाल करता है, पर इस बार वो नहीं मरता। कायदे बताते हैं कि वो एक हाई लेवल स्केलेटन है, और जब वो कंकाल अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है, आरएल उस पर होली रे की बारिश कर देता है। अरे 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 बच्चे, मुझे अपना इंट्रोडक्शन तो देने दो, ये चुटकू स्पेल से मैं नहीं मरने वाला। तब आरएल होली क्रॉस स्पेल का इस्तेमाल करता है और उसे पूरी तरह खत्म कर देता है। बेचारा स्केलेटन अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाता। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि आरएल ब्लैक मैजिक स्कूल की लाइब्रेरी में पढ़ रहा होता है, लेकिन जब लेटेलिया उसे डिस्टर्ब करते हैं तो आरएल उसका खोपड़ी उड़ा देता है। तब अचानक उसकी नजर एक कमरे में पड़ती है और लेटेलिया से पूछता है कि वहाँ क्या है। लेटेलिया बताते हैं कि वो कमरा असल में मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए है, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट्स बाहर जाकर ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तब आरएल फैसला करता है कि वो भी उस कमरे में जाकर अपने अलग अलग तरह के ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस कर सकता है। थोड़ी देर बाद आरएल उस कमरे में एक अजीब सा किताब खोलता है और अचानक उसमें से एक डीमन बाहर आ जाता है और उसे आजाद करने के लिए शुक्रिया कहता है। इसके बाद डीमन कहता है कि उसे डीमन किंगडम वापस जाने के लिए किसी इंसान का खून या मांस चाहिए होगा, एकदम ताजा ताजा। फिर वो आरएल पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन आरएल उस अटैक को ब्लॉक कर देता है और एक्सप्लोजन स्पेल इस्तेमाल करता है, लेकिन वो काम नहीं करता। डीमन मजाक उड़ाते हुए बताता है कि आरएल पहले ही उसके बैरियर में फंस चुका है, जो सभी मैजिक को ब्लॉक कर देता है। तब आरएल अपने जादुई छड़ी से डीमन का सर काटने की कोशिश करता है, जिससे डीमन हैरान हो जाता है। लेकिन जब उसका सर वापस शरीर से जुड़ जाता है, आरएल समझ जाता है कि वो ऑलमोस्ट इमॉर्टल है। इसके बावजूद भी आरएल उस पर बार बार हमला करता है और उसे काटता रहता है, जिससे डीमन के हवा डर जाते हैं और सोचता है कि ऐसे तो उसका सारा माना खत्म हो जाएगा। कुछ देर बाद डीमन छोटा सा हो जाता है और आरएल उस पे एक सील लगा देता है, पर डीमन उसकी एक बात नहीं सुनता। तो आरएल उसे कंट्रोल में रखने के लिए उसे बहुत ज्यादा दर्द देता है, दिखाता है कि असली बॉस कौन है। तभी लेटेलिया वहाँ जाते हैं और डीमन को देखकर हैरान हो जाते हैं। आरएल बताता है कि उसने डीमन को अपना नौकर बना लिया है। बाद में आरएल अपने दोस्तों को अपना नया नौकर दिखाता है और वो सब आरएल को बधाई देते हैं कि उसे सभी स्कूल में प्रमोशन मिल गया है। इसके बाद आरएल के दोस्त भी उस डीमन को तंग करते हैं, जिसका नाम आरएल ने मैटी रख दिया होता है। 6 महीने बाद ब्लैक मैजिक स्कूल का हेडमास्टर ब्लैक सभी स्कूल के हेडमास्टरों के साथ मीटिंग करता है। वहाँ फैसला होता है कि जिस भी स्कूल में ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे, उस स्कूल को सरकार की तरफ से ज्यादा पैसे मिलेंगे, और सब लोग इस बात से सहमत होता है सिवाय ब्लैक के। वो कहता है कि ब्लैक मैजिक स्कूल के साथ ये अन्याय हुआ है, क्योंकि इस बार उन्हें पिछले साल से भी कम पैसे मिलेंगे। लेकिन क्योंकि ब्लैक मैजिक स्कूल शहर में ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता, उसके बात को इग्नोर कर दी जाते हैं। मीटिंग के बाद सब चले जाते हैं और ब्लैक गुस्से में रह जाता है। बाद में जब स्कूल फेस्टिवल की तैयारी चल रही होती है, आरएल कहता है कि ये उसका पहला फेस्टिवल है। उसके दोस्त बताते हैं कि एक मशहूर त्योहार है जहाँ सभी मैजिक एकेडमी के बीच एक कंपटीशन होता है। जब आरएल कहता है कि उसे भी इस कंपटीशन के लिए सिलेक्ट किया गया है, तो उसके दोस्त बहस करते हैं कि वो किस स्कूल की तरफ से हिस्सा लेगा, पर आरएल समझ नहीं पाता कि वो लोग किस लिए बहस कर रहे हैं। तब मैटी समझाता है कि ये कंपटीशन सभी स्कूलों के बीच होता है और पूछता है कि आरएल कौन से स्कूल की तरफ से लड़ेगा। आरएल कहता है कि वो बाद में अच्छे से सोचेगा इसके बारे में। रात को ब्लैक डार्क मैजिक का इस्तेमाल करके एक स्लाइम मॉन्स्टर को डीमन किंगडम से समन करता है, ताकि दूसरे हेडमास्टरों को सबक सिखा सके। लेकिन जब मॉन्स्टर समन होता है, वो उसे ही निगल लेता है। अगले सुबह सभी हेडमास्टर कंपटीशन के लिए अपने अपने कैंडिडेट चुनते हैं, लेकिन ब्लैक कहीं नहीं होता। तो वो सोचता है कि क्या ब्लैक मैजिक स्कूल के पास स्टूडेंट भी है। फिर हर हेडमास्टर अपने कैंडिडेट की तारीफ करने लगता है और तभी आरएल वहाँ आता है और सब अनाउंस करता है कि वही उनका कैंडिडेट है, जिससे सब एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाता है। तभी स्कूल से चीखने की आवाज आती है और सब देखने के लिए उस तरफ भागते हैं। उधर स्टूडेंट्स फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होते हैं। तब वो स्लाइम फेंस के ऊपर से आ जाता है। ये देखकर काइतो अलार्म बजा देता है। बाकी स्टूडेंट्स तुरंत भाग जाते हैं, सिर्फ रॉयस वहाँ रुकता है और इरप्शन स्पेल का इस्तेमाल करके स्लाइम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जब स्लाइम उसे पकड़ने वाला होता है, तब दियो ने किसी तरह उसे बचा लेती है। इसी दौरान स्लाइम काइतो, कूफा और कॉलेट के पीछे पड़ जाता है, लेकिन भागते वक्त कॉलेट गिर जाते हैं। कूफा आइसवेल बनाते हैं, लेकिन स्लाइम उसे तोड़ देता है और काइतो इरप्शन स्पेल यूज करता है, लेकिन स्लाइम कोई खरोच तक नहीं पहुँचता। तब कॉलेट को आरएल की बात याद आती है और वो भी लड़ने का फैसला करती है, लेकिन स्लाइम अपने टेंटिकल्स निकालकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। पर तभी आरएल वहाँ जाता है और टेंटिकल्स को काट देता है और तब तक हेडमास्टर्स भी वहाँ पहुँच जाता है। स्लाइम को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद वो समझ जाता है कि ये ब्लैक मैजिक स्कूल से आया होगा और सोचता है कि ना जाने ब्लैक क्या कर रहा है। तभी कोई बताता है कि स्लाइम पर शायद जादू का असर नहीं होता। वो सब अपने अपने स्पेल्स इस्तेमाल करता है, लेकिन स्लाइम और ताकतवर हो जाता है। फिर उन्हें समझ आता है कि वो मैजिक को एब्जॉर्ब करके और
बड़ा हो रहा है। जब स्लाइम उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है तो उसे अर्थ वॉल से सील किया जाता है, लेकिन वो दीवारें तोड़कर निकल जाता है। इसी दौरान आरएल दूर से सब ऑब्जर्व कर रहा होता है। मैटी कहता है कि ग्लटनी स्लाइम है और उसे संभालना थोड़ा मुश्किल है। तब आरएल उसे पकड़कर पूछता है कि उसे कैसे पता ये सब। मैटी बताता है कि ये स्लाइम सब कुछ एब्जॉर्ब कर सकता है। वो ये भी कहता है कि स्लाइम को माना पसंद है और हर बार मैजिक इस्तेमाल होने पर वो और ग्रो करता है। आरएल पूछता है कि अगर उसका मैजिक या तलवार का हमला हद से ज्यादा पावरफुल हो तो फिर भी वो स्लाइम क्या उन्हें एब्जॉर्ब कर सकता है। मैटी कहता है कि तब शायद वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, लेकिन उस तरह का मैजिक या हथियार तो है ही नहीं इस दुनिया में, सोच के क्या ही फायदा। फिर भी आरएल कहता है कि उसे कोशिश करना चाहिए। वो अपनी स्वord समन करता है और मैटी को साथ आने को कहता है। उधर हेडमास्टर स्लाइम को बड़ा होते हुए देखता है और वो शहर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी आरएल आसमान से आता है और ड्रैगन फैंग स्लैश अटैक करके उसे काट देता है। स्लाइम वापस हील हो जाता है और आरएल देखता है कि उसके अटैक का कोई असर नहीं हुआ। हेडमास्टर उड़ने वाले कालीन पर बैठकर आरएल के पास आते हैं। उनमें से एक पूछता है कि क्या आरएल एक मैजिक सोर्समैन है, लेकिन आरएल कहता है कि उसका कोई क्लास ही नहीं है और उन्हें वहाँ से चले जाने को कहता है, क्योंकि जादूगरों को देखकर स्लाइम उनकी तरफ आकर्षित होता है। ये सुनकर वो समझ जाता है कि ये स्लाइम असल में सेंट्रल हॉल की तरफ जा रहा है, जहाँ सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए हैं। अचानक आरएल स्लाइम पर एक और अटैक करता है और उसे टुकड़ों में तोड़ देता है, लेकिन वो टुकड़े फिर से जुड़ जाता है। जब मैटी कहता है कि आरएल के अटैक्स काम नहीं कर रहे और वो बहुत कमजोर है, तो आरएल उसे धमकी देता है कि उसे स्लाइम को खिला देगा अगर उसने फिर से बदतमीजी की। तभी आरएल स्लाइम को दीवारों के अंदर बंद कर देता है और अपने गोलेम्स को समन करके स्लाइम पर हमला करता है ताकि उसे कमजोर कर सके। लेकिन जब ये भी काम नहीं करता, आरएल मैजिक यूज करने लगता है और मैटी हंसकर उसे छिड़ाता है। तब आरएल एक बहुत ही पावरफुल स्पेल कास्ट करता है जिसका नाम है एलिमिनेशन, जिसमें वो अपने फादर की रिसर्च से सीखी हुई सभी 6 प्रकार के मैजिक को एक साथ कंबाइन करता है। ये स्पेल आरएल का सारा माना जल्दी खत्म कर देता है और स्लाइम आसमान में उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तब स्टूडेंट्स और हेडमास्टर अपना माना देकर आरएल की मदद करता है ताकि वो स्पेल कंप्लीट कर सके। तुरंत आरएल स्लाइम पर उस स्पेल से हमला करता है और कुछ ही सेकंड्स में उसे पूरी तरह तबाह कर देता है। मैटी हैरान हो जाता है, पर आरएल उसे फिर से पकड़ लेता है और तब तक हेडमास्टर्स भी वहाँ पहुँच जाता है। वो आरएल से पूछता है कि वो इतना ताकतवर कैसे बन गया, लेकिन आरएल कहता है कि उसका फादर एक मेज लॉर्ड है और उसने ये एलिमिनेशन मैजिक उन्हीं से सीखी है। ये सुनकर हेडमास्टर समझ जाता है कि वो लियोन की बात कर रहा है और पता चलता है कि सब उसे जानते थे। फिर हेडमास्टर पूछता है क्या लियोन ने उसे बताया है कि मेज लॉर्ड कैसे बनता है। आरएल बताता है कि मेज लॉर्ड बनने के लिए उन्हें सभी जादुई स्किल्स को हासिल करना होगा और उन्हें एकदम हाईएस्ट लेवल तक ले जाना होगा। इसके बाद आरएल स्लाइम का बचा हुआ एक हिस्सा उठाता है और उसे अपना पेट बनाने का फैसला करता है। वो स्लाइम को एक डस्टबिन की तरह इस्तेमाल करता है, बेकार की चीजें उसे खाने देता है। तभी काइतो, कूफा और कॉलेट उसके कमरे में आ जाता है और पूछते हैं क्या वो सच में स्कूल छोड़कर जा रहा है। आरएल पूछते हैं कि उन्हें कैसे पता चला, तो वो कहते हैं कि हेडमास्टर ने बताया। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आरएल कहता है कि उसके पास अब यहाँ सीखने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए वो आगे बढ़ना चाहता है। फिर वो लोग इमोशनल हो जाता है, लेकिन आरएल कहता है कि वो स्कूल छोड़ रहा है, पर जब भी मौका मिले वो उनसे मिलने आएगा। जब वो पूछता है अब आरएल आगे क्या करेगा, तो आरएल कहता है कि पहले वो घर जाएगा और फिर मॉन्स्टरों के शहर जाएगा ताकि उनके बारे में और सीख सके। फिर आरएल उन्हें अपना नया पेट दिखाता है, पर जब वो तीनों स्लाइम को देखते हैं तो वो डर जाता है, लेकिन आरएल दिखाता है कि वो क्यूट है और उसका नाम वोब है। इसी दौरान सभी हेडमास्टर डिस्कस करते हैं कि आरएल ये शहर छोड़कर जा रहा है, लेकिन समझता है कि वो उसे रोक नहीं सकते। तभी ब्लैक का भूत वहाँ आता है और सबको डरा देता है। ब्लैक कहता है कि स्लाइम ने सिर्फ उसका शरीर खाया है, लेकिन वो मरा नहीं, और सजेस्ट करता है कि अब से उन सबको मिलकर काम करना पड़ेगा क्योंकि मेज लॉर्ड बनने के लिए ये जरूरी है। इसके बाद आरएल अपने दोस्तों को अलविदा कहता है और घर लौट जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि कोई उस पर नजर रख रहा है। दूर एक महल में एक औरत रानी को बताती है कि आरएल को सिटी ऑफ मैजिक में देखा गया है और क्वीन अपने लोगों को आदेश देते हैं कि वो हमेशा आरएल से एक कदम आगे रहे। इसी दौरान आरएल मैटी के साथ उड़ते हुए घर जा रहा होता है और मैटी उसे उसके परिवार के बारे में पूछता है। आरएल बताता है कि उसका फादर एक मेज लॉर्ड है और उसकी माँ एक स्वॉर्ड गॉड, जिसे सुनकर मैटी हैरान हो जाता है। बाद में वो रात बिताने के लिए एक शहर में रुकता है और जब आरएल नहा रहा होता है तब कुरेहा नाम की एक लड़की आते हैं और उसके पास बैठ जाते हैं। फिर वो उसे सवाल पूछने लगते हैं कि वो कहाँ जा रहा है, उसके पास कौन कौन से स्किल्स है, और आरएल बस सिंपल तरीके से जवाब देता रहता है। मैटी उसे सावधान करता है कि वो कोई आम लड़की नहीं है, लेकिन आरएल कहता है कि वो जानता है और वैसे भी उसे फर्क नहीं पड़ता। लड़के पूछते हैं कि वो सफर पर क्यों है, तो आरएल कहता है कि वो देखना चाहता है बिना क्लास के होते हुए भी वो और कितना ताकतवर बन सकता है। कुरेहा पूछती है क्या लोग उसका मजाक नहीं उड़ाते क्लास न होने की वजह से, लेकिन आरएल कहता है कि हाँ, लोग चिढ़ाते तो है पर उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर कुरेहा आरएल को अपने साथ उनके देश चलने के लिए इनवाइट करते हैं। वहाँ वो आराम से रह सकता है और कोई उसका मजाक नहीं उड़ाएगा क्योंकि उनकी रानी ने बिना क्लास वाले लोगों के लिए भेदभाव बंद कर दिया है। लेकिन आरएल तुरंत मना कर देता है क्योंकि उसे कहीं और जाना है और वो चुपचाप अपने कमरे में जाने लगता है। बाद में
खाना खाते वक्त मैटी कहता है कि उसे कुरेहा के साथ जाना चाहिए, लेकिन आरल फिर मना कर देता है। अगली सुबह जब आरल निकलता है, कुरेहा उसका रास्ता रोक लेते हैं और बताते हैं कि उनकी रानी उसे ढूंढ रही है। जब आरल फिर मना करता है तो वो उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। आरल उसे एक लात मारकर दूर कर देता है और उन लोगों को बाहर आने को कहता है जो छुपे हुए हैं। तुरंत कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और उनमें से एक लड़की कुरेहा से पूछते हैं क्या वो ठीक है। फिर वो आदेश देते हैं कि आरल को पकड़ लिया जाए। थोड़ी देर बाद कुछ बीस्ट ह्यूमन वहाँ आता है और कुरेहा और उसके लोगों को देखकर हैरान हो जाता है कि वो इतनी बुरी तरह पीटे हैं। वो पूछते हैं कि आखिर कितने लोगों से लड़ाई हुई थी, तो वो लड़की बताती है कि सिर्फ एक, और वो भी बिना क्लास वाला। जब वो सोच रहे होता है कि वो कौन था, आरल सामने आ जाता है। तब एक ड्रैगन पर सवार हुई लड़की डोरा उसे आदेश देती है कि वो उनके साथ चले और रानी से मिले। इसी वक्त तीरगा जो एक बीस्ट ह्यूमन है लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आरल उनसे कहता है कि अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करे। अचानक सब लोग एक साथ उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो भी अपने दोस्तों की तरह जमीन पर गिर जाता है। फिर आरल उनसे पूछता है कि तुम लोगों की रानी मुझसे मिलने के लिए इतनी बेचैन क्यों है। तो कुरेहा बताते हैं कि उन्हें वजह तो नहीं पता, पर वो उनके रानी के सामने कुछ भी नहीं है। इसीलिए आरल फैसला करता है कि वो खुद ही जाकर पता करेगा वो कितनी ताकतवर है। कुछ ही देर बाद वो रानी के महल पहुंच जाता है। जैसे वो अंदर जाता है, गेट पीछे से बंद हो जाता है और कुछ महिला सिपाही उसे घेर लेते हैं हथियार लेकर। बाद में सिंहासन वाले कमरे का दरवाजा खुलता है और दो लड़कियां बेहोश होकर गिर पड़ती है। फिर आरल अंदर आता है बोलते हुए कि उसके सिपाही कितने कमजोर है। आरल रानी के बारे में पूछता है और तभी अर्नेला नाम की एक लड़की जो रानी की पर्सनल बॉडीगार्ड है उस पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन तुरंत ही आस्तिया जो असल में आरल की बड़ी बहन है भाग कर आते हैं और उसे हक करते हैं, जबकि आरल खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। बाद में आरल आस्तिया से पूछता है कि वो रानी बनने का नाटक करके उसे क्यों ढूंढ रहे थे। तो आस्तिया उसे याद दिलाती है कि उसने एक वादा किया था एक ऐसा देश बनाने का जहाँ बिना क्लास वाले लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जब आस्तिया कहते हैं कि वो मम्मी पापा मीरा सब लोग इसी राज्य पर आराम से रह सकते हैं, तो आरल कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये घर खेलने से ज्यादा उसके पास और भी जरूरी काम है। वो समझाता है कि क्लास न होने की वजह से वो कुछ भी सीख सकता है और बताता है कि घर से दूर जाने के बाद वो कई लोगों से मिला और उसे बहुत कुछ सीखा। आस्तिया कहते हैं कि वो कितना मैच्योर हो गया है, तो आरल कहता है कि वो किसी और दिन वापस मिलने आएगा, लेकिन अभी के लिए उसे जाना होगा। पर जैसे वो जाने लगता है, आस्तिया अपनी हेवेंस व्हील स्किल एक्टिवेट करते हैं, एक ऐसी पावर जो सबको उसकी बात मानने पर मजबूर करते हैं। वो आरल को रुकने का ऑर्डर देते हैं और कहते हैं कि वो उससे शादी करेगी। उसे लगता है कि उसकी स्किल काम कर गई और वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आरल उसे सीधा लात मार देता है। हैरान होकर आस्तिया पूछते हैं कि उसकी स्किल उस पर काम क्यों नहीं कर रहा। तब आरल बताता है कि उसने विंड मैजिक का इस्तेमाल करके अपने कान बंद कर लिए थे ताकि वो उसकी आवाज ना सुन सके, और जब तक वो सुन ही नहीं पाएगा कि वो क्या आदेश दे रही है तब तक ये स्किल किसी काम की नहीं। इसके बाद आरल अपनी बहन की तारीफ करता है कि वो कितनी ताकतवर हो गई है और उसे अलविदा कहकर चला जाता है। उसके जाने के बाद आस्तिया कहते हैं कि आरल उसकी कितनी परवाह करता है और सपना देखने लगते हैं कि जब वो वापस आएगा तो वो उसे अपना बना लेंगे, जिसे बाकी लोग यकीन नहीं कर पाते। बाद में आरल घर पहुंचता है और फारा उसे गले लगाकर स्वागत करते हैं। वो कहती है कि उसे जाने से पहले बताना चाहिए था ना, उन्होंने कितना मिस किया उसे। तभी मीरा आती है और वो भी उसे हक कर लेती है। जब वो लोग बात कर रहे होते हैं, मैटी बाहर आता है और कहता है कि उसकी फैमिली बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा बिल्कुल लगता ही नहीं कि वो असल में कितने बड़े लोग हैं। इस बात पर मीरा हंस पड़ती है और मैटी को पकड़ लेती है, पूछते हैं क्या वो उसे रख सकती है। तब आरल वो को भी उसके सर पर रख देता है और कहता है कि वो उन दोनों के साथ खेले। इसके बाद आरल अपनी मम्मी को बताता है कि वो एस्टिया से मिला था, और जब फारा पूछते हैं कि वो कैसे है, आरल कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। रात को राइनर आरल के कमरे में आते हैं और पूछते हैं क्या वो थोड़ा बात कर सकते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि उसका सफर कैसा रहा। आरल कहता है कि वो भी जानना चाहता है राइनर ने एक साल उसकी मम्मी से क्या क्या सीखा। असल में राइनर को लगा था कि आरल को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर आरल कहता है कि ऐसा नहीं है, वो भी देखना चाहता है कि राइनर कितने ताकतवर हो गई है। फिर दोनों रात भर बातें करते रहते हैं। अगली सुबह मीरा फिर चीखते हुए आरल के कमरे से बाहर आते हैं और बताती है कि एक चिट्ठी मिली है जिसमें लिखा होता है कि आरल फिर से कहीं चला गया। घर वाले यकीन नहीं कर पाते कि इस लड़के का आखिर क्या करे, और हम देखते हैं कि आरल हवा में उड़ते हुए आराम से अपने अगले सफर पर निकल पड़ता है। सो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। सीजन 1 यहीं तक था एंड इसका कोई भी अगला पार्ट नहीं आएगा। 500 कमेंट्स का टारगेट रखते हैं दोस्तों, उसे पूरा कर देना एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। साथ ही अगर तुम्हें ऐसे मैजिकल ओवरपावर टाइप के एनिमेस देखना पसंद है देन स्क्रीन पे शो हो रहे उन वीडियोस पे क्लिक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि तुम ऐसे मजेदार एनिमेस मिस ना करो। एंड मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और नए वीडियो में।